on our topic. So, as a ma'am mentioned that it is a general purpose scripting language. First of all, we can directly jump to how the PHP is working in our websites. Okay, as you all cover the front end part, that is HTML, CSS, JavaScript. So, how these things are work? First of all, let's me explain that. If this is our website, okay, this is our client machine, okay, client machine, and this is our server. So if the client will send any request in the form of a form and all, for example, if you are using the Facebook and any of the social media, you are entering your information and requesting for the your page. Okay, so when you send your information to the server will validate it, and they will send you the required page. Okay, so here client machine will send the information to the server. Okay, this is our server, and सर्वर उसको वैलिडेट करेगा. उसके बाद में फिर वो आपको एच टी एम एल और सी एस एस के बंडल प्रोवाइड करेगा. अब एच टी एम एल सी एस एस के बंडल कैसे होते हैं, ये आपको एच टी एम एल सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट के बंडल प्रोवाइड करता है. ठीक है. और तो अब हमारा पीएचपी इसके अंदर क्या करता है, पीएचपी बेसिकली हमारा यहाँ पर यूज होता है सर्वर में. ठीक है. वो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको वैलिडेट करेगा और हमको ला करके एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है कोई भी वेबसाइट्स का. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी google.com पे सर्च करता हूँ, तो सबसे पहले वो डीएनएस सर्वर्स में जाएगा और वहां से उसको सर्वर से उसका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, जो भी पेजेस रहेंगे, वो ला करके हमको देगा. तो यहाँ पर सर्वर साइड के लिए हम लोग पीएचपी ज्यादातर यूज करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है. व्हाट इज पीएचपी. पीएचपी इज बेसिकली हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर्स. और बेसिकली इसको यूज किया गया था. लैंडफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने लिए यूज किया था इसको अपने होम पेज को मैनेज करने के लिए. इसके लिए इसका नाम पीएचपी रखा, क्योंकि ये उनका ऐसा था कि पर्सनल होम पेज, पीएचपी स्टैंड फॉर पर्सनल होम पेज, फॉर मैनेजिंग देयर होम पेज. ही एस्टेब्लिश दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. ओके, एंड ये एक ओपन सोर्स है. इसमें अभी भी कंट्रीब्यूशन होता है पीएचपी के. अभी तक 8 वर्जन आ चुके हैं. ठीक है. पीएचपी 1 2 3 4 ऐसे करके चालू हुआ था, बट पीएचपी 7 नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, डायरेक्टली पीएचपी 8 आ गया था. ठीक है. और सर्वर साइड है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वैलिडेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. और ये डायनेमिक वेब पेजेस के लिए यूज होता है. देखो, वेब पेजेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैटिक होता है और एक होता है डायनेमिक. स्टैटिक जिसके अंदर हम सिर्फ क्लाइंट का इंटरेक्शन होगा, उसके अंदर सर्वर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उतना. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक डायनेमिक वेब पेज है, तो डायनेमिक वेब पेज जहां पर आपका बैकएंड भी आ जाता है और डेटाबेस भी आ जाता है, तो वो अपना डायनेमिक वेब पेज हो जाता है. ठीक है. सो अब उसके आगे रहेगा कि इसके अंदर जो भी टैग्स वगैरह होते हैं, तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे जब कोड लिखेंगे तो. ठीक है. एग्जीक्यूट्स ऑन द सर्वर. और सोर्स कोड जो होते हैं इसके विजिबल नहीं होते. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी कोड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी एक भी वेबसाइट पे अगर हम सर्व करते हैं, अभी यही एक वेबसाइट है, मैंने एक टर्मिनल खोल के रखा है जहां पर कोड लिखेंगे. अगर आप कंट्रोल यू करोगे ना, ओके, कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल इसको हमने लिया, तो कंट्रोल यू से उसका सोर्स कोड हमें दिख जाता है. ये रहा सोर्स कोड. अगर यही चीज हम पीएचपी में लिखते हैं तो हमें पीएचपी के कोड यहाँ पर नहीं दिखते हैं. ये भी जितने भी होते हैं, ये जे क्वेरी और अपने एचटीएमएल और सीएसएस यहाँ पर ज्यादातर दिखते हैं. ठीक है. हमें पीएचपी यहाँ पर नहीं दिखेगा. वही उस पॉइंट का है कि अगर हम लोग देखें तो source code is not visible by the client or some user which is using our website from other places. Okay. इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बहुत फास्ट होता है, कंफर्टेबल होता है. अभी तो जो पीएचपी 8 आ गया वो बहुत सारे लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, बहुत सारे डेटाबेसेस को भी ये लोग सपोर्ट करने लगे. पहले तो बहुत लिमिटेड थे, बट अभी पीएचपी 8 में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो गए, तो ये थोड़ा पावरफुल हो गया. मार्केट में डे बाय डे लोग जावा की चीजों को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मंस वगैरह को यूज करते हैं, बट पीएचपी आज भी 75% पूरे मार्केट को एक्वायर करके रखा है. जितने भी आप वेबसाइट्स देखते हो उसमें से 75% वेबसाइट पीएचपी पे बना हुआ है. सो पीएचपी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंग्वेज. ओके. अब इनके कोड के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज लिटिल बिट सिमिलर लाइक सी सी प्लस प्लस, और इफ यू डन द कोडिंग इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, सो उसके जैसे ही सिमिलर होता है. ठीक है. सपोर्ट द प्रोसीजरल एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्मा.
प्रोसीजरल इन द सेंस कि जो हम मैनुअली कोडिंग्स लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म्स की, अगर हमें बोल दिया कि एक पैलिंड्रोम का पूरा कोड लिखना है, तो हम जो नॉर्मल लिखते हैं वो हमारा प्रोसीजरल वाला कोड होता है। बट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है उसके अंदर हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करके पूरा सिस्टमैटिक कोड लिखते हैं। प्रोसीजरल कोड में कंट्रीब्यूशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सो बिकॉज कि वो आपने अपने लॉजिक से लिखा। बट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है उसके अंदर क्लास वाइज होता है, तो सो दैट कि आपके पीयर्स में या फिर आपके ग्रुप में कोई भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने खुद के क्लास बनाकर। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका पीएचपी का कोड है वो सेमी कॉलन से एंड होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी कॉलन से एंड होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, और ये चीज ही एक ऐसा है जो आगे चल के आपको बहुत सारे एरर्स को रिजॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा कि सेमी कॉलन आपने लगाया कि नहीं लगाया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर है कि ईच पीएचपी स्क्रिप्ट मस्ट बी इनक्लोज्ड इन द रिवर्स पीएचपी टैग। ओके, नहीं हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये बोलना चाहते हैं कि ये जो पीएचपी होता है वो इस तरीके से होता है ना। हम इस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे, बीच में हमारा जो भी लाइंस ऑफ कोड रहेगा, एंड एंड में इस तरीके से हम लोग उसको एंड करेंगे। और पीएचपी का कोड हम इसी में लिखते हैं। ठीक है। और जब पीएचपी के कोड को हम सेव करते हैं, जैसे अगर एचटीएमएल का फाइल है तो वो डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से होता है, तो पीएचपी के लिए हम लोग डॉट पीएचपी एक्सटेंशन यूज करते हैं। ठीक है। ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एंड कमेंट्स वगैरह तो आपको पता रहेंगे, जैसे हम लोग अदर लैंग्वेजेस में कमेंट यूज करते हैं वैसे पीएचपी में भी कमेंट होते हैं। आप ये जो फॉलोइंग 3 वे दिए हुए हैं, आप कोई भी तरीके से आप कर सकते हो, चाहे डबल स्लैश हैश और इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट होते हैं, तो हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है। अ, अगर आपको दिखा पाओ तो एक second। जैसे यहाँ पर है, अभी आप नीचे के कोड को छोड़ दो कि इको वगैरह क्या है, बट अगर मुझे किसी भी चीज को कमेंट करना है, ओके, सो आई एडेड अ वन लाइन, दिस इज अ कमेंट, एंड अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा सिर्फ और सिर्फ आउटपुट दिख रहा है एंड कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। आप देख सकते हो इस चीज को, तो वो चीज यहाँ पर हिडन हो जाता है। तो कमेंट आई थिंक सबको आइडिया होगा, कमेंट लिखते हैं हम लोग सो दैट कि कोई थर्ड पर्सन हो जो हमारे कोड को यूज कर रहा है, या फिर उनको उसको बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, तो हम लोग कमेंट के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, बिकॉज हम लोग कोड में अपने पूरे नॉर्मल लैंग्वेजेस में चीजें नहीं लिख सकते। ठीक है। फिर उसके बाद में वेरिएबल्स, ये सब बड़ा टॉपिक है कि पीएचपी में वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया है। आपको जो भी रहेगा आप कमेंट में डाल देना, चैट बॉक्स में डाल देना। ओके। सो अब यहाँ पर वेरिएबल्स इन पीएचपी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल्स को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। बट उसके पहले ये भी जान लेते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। वेरिएबल्स बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज को हमको स्टोर कराना होता है। ठीक है। सो वेरिएबल्स आर जस्ट एक्टिंग एज अ कंटेनर, ओके, टू स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। एक कंटेनर के जैसा एक्ट करता है जिसके अंदर हम लोग अपना इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। ठीक है। अब उसको बनाने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। आप डायरेक्टली कैसे भी नहीं बना सकते हो। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये डॉलर सिंबल का हमको यूज करना पड़ता है। ठीक है। अगर मैं आपको पीएचपी के कुछ कोड्स दिखाऊं, अगर एक सेकंड, यहाँ पर मैंने कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये जितने भी चीजें हैं ना, तो ये सब वेरिएबल्स हैं। ठीक है। तो ये वेरिएबल्स के लिए हमें ना डॉलर सिंबल से उनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है। डॉलर सिंबल से हमें उनको इनिशिएट करना पड़ता है, और केस सेंसिटिव होता है। ठीक है। केस सेंसिटिव आपने देखा रहेगा कि प्रीवियसली आपने जावा स्क्रिप्ट कवर किया है, तो जावा स्क्रिप्ट भी केस सेंसिटिव होता है। वैसे ही वेरिएबल्स भी यहाँ पर केस सेंसिटिव है पीएचपी में। जरूरी नहीं कि हर एक चीज केस सेंसिटिव हो, बट यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं वो बहुत केस सेंसिटिव होता है। अगर हमने डॉलर लिखा यहाँ पर एंड लिखते हैं कि नंबर, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू डॉलर, ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना कभी भी कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे वो केस सेंसिटिव होता है। वो हमने स्मॉल एक अलग बना दिया और कैपिटल का अलग बना दिया, तो दे बोथ आर डिफरेंट। ओके। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग थोड़े स्कोप के ऊपर कि जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उनके स्कोप्स क्या होते हैं। देखो, एक होता है ग्लोबल, ठीक है, और एक होता है लोकल स्कोप वेरिएबल। एक्चुअल में देखा जाए जो स्कोप वेरिएबल्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ग्लोबल, लोकल एंड स्टैटिक। ठीक है। अब हम थोड़े बहुत इसके बारे में देखेंगे। wait a minute, ठीक है। सो ग्लोबली अगर हम कोई भी चीज को, मैं आपको थोड़ा ओरल बता देता हूँ फिर उसके बाद मैं दिखा दूंगा। ठीक है। कोड करके भी कि 3 तरीके के होते हैं, लोकल होता है, ग्लोबल होता है और स्टैटिक होता है। ठीक है।
जो वेरिएबल्स हम लोग आउटसाइड दी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, कोई भी फंक्शंस होता है, आई आई नो, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत फंक्शंस का आइडिया होगा कि कोई भी फंक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी फंक्शंस लिखते हो, ठीक है, और यहाँ पर आपका फंक्शन का पूरा बॉडी है। तो जब आप फंक्शन के ऊपर, और आपका कोड यहाँ से चालू हो रहा है ना, और यहाँ पर आपका कोड एंड हो रहा है, तो आप अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो, जैसे a इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 3, a इज इक्वल टू 3, ये हमने डिक्लेयर कर दिया, तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल हो गया क्योंकि हमने फंक्शन के बाहर किया है। तो अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि हम इसको यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो बेसिकली आप है ना इसको बाहर तो यूज कर ही सकते हो, फंक्शन के बाहर तो यूज कर ही सकते हो, आप फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको एक कीवर्ड्स यूज करना पड़ेगा ग्लोबल करके, ऐसे, है ना। अगर आपको फंक्शन के अंदर यूज करना है तो आपको ऐसे करके ग्लोबल वर्ड यूज करना पड़ेगा, देन ओनली आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ग्लोबल। और हमारा लोकल वेरिएबल वो होता है जो हम लोग फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं और वहीं पर हम उसको यूज करते हैं, उसका स्कोप बाहर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग बाहर उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक हमने दो देख लिए, ग्लोबल क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, ठीक है, लोकल। और स्टैटिक जो होता है अभी उसको देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी चीज को डिक्लेयर करता हूँ स्टैटिकली, तो वो चीज डिलीट नहीं होता अपने डेटाबेस से, वेट, और स्टैटिक के लिए हमें एक स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। स्टैटिक यूज किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ए करके 32 बना दिया, ए नहीं बी वगैरह कुछ ले लेता। We declared a one variable that is b and we stored a 32 in that, and ये स्टैटिकली हमने डिक्लेयर किया है। तो क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि एक, और ये लूप में मैं डाल देता हूँ, तो कंटिन्यूअस क्या होगा कि लूप बार बार इसको रन करेगा, तो b का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमारे ना डेटाबेस में एज इट इज रहेगा। अगर चाहे हम लोग उसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करें, डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करें, तो वो डिलीट नहीं होता हमारे डेटाबेस में, वो हमारे डेटाबेस में हमेशा रहता है कि अगेन एंड अगेन हम उसको कॉल करेंगे ना, तो फिर भी वो सेम वेरिएबल को ही लेगा, ठीक है। तो ये स्टैटिक होता है। तीन वेरिएबल्स के टाइप है जो कि उनके स्कोप के बेसिस पे होते हैं। एक होता है हमारा ग्लोबल, जिसको हम लोग आउट ऑफ द फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर तो ऑब्वियसली हम यूज कर ही सकते हैं, बट हमको अगर फंक्शन के अंदर यूज करना रहा तो हम लोग एक कीवर्ड यूज करेंगे, ग्लोबल कीवर्ड, ओके। और अगर फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम लोग बनाते हैं उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। लोकल मीन्स कि वो फंक्शन के अंदर ही पूरे उसके स्कोप्स रहेंगे, फंक्शन के बाहर हम उसको नहीं यूज कर सकते, ठीक है। आई होप आपको थोड़े बहुत ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स में डिस्टिंग्विश पता चले, ठीक है, ओके। सर्टेन वेरिएबल्स आर रिजर्व, ओके। तो पीएचपी में क्या होता है ना, पीएचपी में क्या, आप कोई भी लैंग्वेज को परफॉर्म करोगे तो उसके अंदर कुछ चीजें रिजर्व होती है, हम उसको नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही पीएचपी में मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया, जैसे आप इस तरीके के वेरिएबल्स को नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इस तरीके के क्या, इन लोगों को, क्योंकि पोस्ट और गेट एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को अपने बैकएंड में भेजते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना रिजर्व है, तो हम इसको नहीं यूज कर सकते अपने वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि पीएचपी में जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनको जो डिक्लेयर करने का तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रूल्स में कि डॉलर सिंबल को यूज करना है, ऑब्वियसली वो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देख लिया था। द वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विद अ लेटर और अ अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है। आप ए से स्टार्ट कर सकते हो, स्मॉल ए से स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। आपके पास में यही तीन फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इन तीनों के थ्रू ही आप कोई भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, कोई भी नंबर्स वगैरह नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जांपल डॉलर ए यूज करो, डॉलर अंडरस्कोर ए यूज करो, ठीक है, डॉलर ए, इस तरीके से आप कर सकते हो। बट अगर आप इस तरीके से वन ए बी ऐसे कुछ किया तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वो याद रखना, इस पॉइंट का वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। द वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ठीक है, ये हमने बता दिया कि इसके अंदर कभी भी नंबर से मत स्टार्ट करना क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन्स द अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। ए से जेड होता है, कैपिटल ए से स्मॉल जेड तक होता है, और 0 से 9 तक हम कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, बट अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे A2 3, इस तरीके का भी वेरिएबल्स मैं बना सकता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग होता है, ठीक है, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ।
तो मैं अंदर यूज कर सकता हूँ, बट इनिशियली मैंने यूज स्टार्ट विथ नंबर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन से आप अगर ये सब ध्यान रखोगे, सो दैट आपको वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने में इजी होगा, ठीक है। अभी वेरिएबल्स नेम्स आर द केस सेंसिटिव, कुछ ये चीज भी हमने पीछे कवर किया था कि नेम्स जो होते हैं उसके केस सेंसिटिव होते हैं। अगर हमने ये नेम करके बनाया और ये नेम बनाया, सो बोथ आर एक्ट एज ए डिफरेंट वेरिएबल्स, ओके। सो यहाँ तक आई होप क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेरिएबल्स वगैरह आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, ए, और उसके अंदर हमने स्टोर किया 23, एंड यहाँ एक और वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। इको को अब मैं आगे बताऊंगा कि इको एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। अभी मुझे ए प्लस बी को इको कराना है, बस डबल बी। यू कैन सी दैट कि हमने दो वेरिएबल्स बनाए थे, ए जो कि 23 था, बी 54 था। इस तरीके से आप वेरिएबल्स को बना सकते हो। हम यहाँ पर अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। तो वो आपको सब जगह पे चेंजेस करने पड़ेंगे इस तरीके से। और अगर आप अभी भी एग्जीक्यूट करोगे तो 77 हमारा आउटपुट सेम। बट हम अंडरस्कोर की जगह पर क्या कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं क्या, ये ट्राई करते हैं। देखो अभी से वो एरर आना चाहिए, बिकॉज नंबर से हम उसको नहीं ये शेप कर सकते, ठीक है। एग्जीक्यूट किए, देखो ये एरर दे रहा है कि हमने एक इंटीजर यूज कर लिया है जो कि अगेंस्ट होता है इसके, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि हाँ कितना यूज होता है इसका, तो एक कोड है जिसमें आप देख लो कि वेरिएबल्स के ऊपर ही बहुत सारे गेम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वेरिएबल्स आपको अच्छे से डिक्लेयर करने आने चाहिए, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये था वेरिएबल्स। किसी को कुछ डाउट है वेरिएबल्स में? एनीवन? ओके, नो डाउट। स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ग्लोबली कैसे होता है एंड स्टैटिक कैसे होता है। तो ये इस पे ये आपको पीपीटी दे दिया जाएगा, तो रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। वेरिएबल्स को इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिया गया है, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी वहाँ पर टर्मिनल पे देख लिया है। अब इको जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी लैंग्वेज अभी तक ट्राई किए रहोगे, तो उसके अंदर किसी भी चीज को हमें प्रिंट करना है, तो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप पाइथन्स में करते हो तो वहां पर आप प्रिंट यूज करते हो, ठीक है। अगर आप सी प्लस प्लस करते हो तो सी आउट यूज करते हो, ठीक है। सी यूज करते हो तो प्रिंट एफ। अगर आप जावा यूज करते हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसा करके कुछ होता है। आई डोंट नो अबाउट जावा। बट यहाँ पर आप इस तरीके से जो भी प्रिंट करना होता है स्टेटमेंट्स, उसके लिए आप कहीं ना कहीं हर एक लैंग्वेज ने अपना खुद का एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स को रखा है। वैसे ही अगर आपको पीएचपी में किसी भी चीज को प्रिंट करना है, तो हम लोग इको यूज करेंगे, ठीक है। इको को यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना स्ट्रिंग्स वगैरह जो भी रहेगा प्रिंट करके देखेंगे। अभी इको जो होता है ना, मैंने पीछे डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, तो क्या इको केस सेंसिटिव होगा क्या? नहीं। मैंने बोला था कि वेरिएबल सिर्फ वहां पर जो है अपने केस सेंसिटिव होंगे, और जहां जहां पर होता है वो स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है पीएचपी में, ठीक है। तो हम लोग इको को ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, वो एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। इसका भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आपको पीएचपी का कोई भी कोड लिखना है, ठीक है। हम इसको कैसे एचटीएमएल में इंटीग्रेट करेंगे वो भी हम देख लेंगे अभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, एंड आपको याद रखना है कि हमने जो चीजें पहले देखी थी कि हमेशा एंड में हमें सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है। वेरिएबल्स के लिए हमें डॉलर सिंबल यूज करना है। तो ये सब चीजें बेसिकली कभी भूल मत जाना, क्योंकि उसकी वजह से एरर आता है तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अभी मैं आपको इसको रन करना भी सिखाऊंगा, इसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज करता था।
यहाँ पर देखो ना, इको हमने यूज किया था, इको से हम क्या प्रिंट करा रहे थे कि जो भी इन दोनों का एडिशन था, ठीक है, जो भी इन दोनों का एडिशन था वो हम वहां पर प्रिंट करा रहे थे, तो इको कर रहे थे, मतलब उसको प्रिंट का कमांड दे रहे थे। ठीक है, आई होप कि इको आपको क्लियर हो गया रहेगा कि क्या है। यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि हम लोग कैसे इको को यूज करते हैं, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना यहाँ पर। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे ऑपरेटर्स का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है, मैं आपको ऑपरेटर्स के लिए थोड़ा सा डिटेल्ड में यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे क्या ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसके बाद में कंपैरिजन ऑपरेटर्स होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, और टर्नरी ऑपरेटर्स। तो जितने पॉसिबल हो सकते थे वो मैं यहाँ पर कवर कर लूंगा कि आपको ऑपरेटर्स होते क्या हैं, बिकॉज वो आपको जब आप कोई भी लॉजिक लिखते हो तो ऑपरेटर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, कोई भी लॉजिक लिखते हो उसके अंदर ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा यूजेबल होता है। तो हम कोई भी वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं, ए किया बी किया, अब क्या करना है उसके बीच में हमें एडिशन निकालना है, जो कि हमने प्रीवियस वाले कोड में अभी हमने देखा था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडिशन ऑपरेटर हो गया। ठीक है, एडिशन ऑपरेटर हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन मॉड्यूलस भी हम निकाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर मैंने रखा है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोग ऐसे कुछ भी वेरिएबल्स को डिफाइन कर देंगे और उनके बीच में हम लोग एडिशन निकाल सकते हैं इस तरीके से। आपको कहीं पर भी इसमें कॉन्केटिनेशन वगैरह नहीं हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना। और अगर कोई भी स्ट्रिंग है तो हम लोग इको के अंदर उसको डबल कोट्स में लिखेंगे, बट अगर स्ट्रिंग नहीं है तो हम लोग उसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर हमने बी आर यूज किया है, अगर आप एच टी एम एल में ध्यान रखोगे तो बी आर हम लोग क्यों यूज करते थे, लाइन ब्रेक के लिए यूज करते थे। तो हम लोग पीएचपी के अंदर एच टी एम एल को कुछ इस तरीके से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमें एक लाइन ब्रेक मिल जाएगा। और यहाँ पर नेगेश हम लोग दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन ढूंढ रहे हैं, नीचे मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, मॉड्यूलस भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये होता है एक्सपोनेंशियल, मतलब अपना एक्सपोनेंशियल मतलब बोले तो ए रेस टू बी वाला। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि अरिथमेटिक्स में हमको वो चीज यूज होने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो ठीक है, ऑपरेटर्स को और हमको थोड़ा बहुत देखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब हम किसी का भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर जो मैंने कमेंट ये वाला लाइन लिखा है इसके अंदर आपको पूरे ऑपरेटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं कि आप क्या कर सकते हो, एक्स माइनस इक्वल टू वाई मीन्स कि मुझे एक्स जो भी है उसमें से वाई को माइनस करना है। तो इसका मतलब आप समझो कि जब भी आप इक्वल टू के पहले कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह यूज करते हो, जैसे एक्स माइनस इक्वल टू वाई, मीन्स कि मुझे एक्स के वैल्यू में से वाई को माइनस करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पर है, मैं इसको रन करता हूँ एक सेकंड। तो हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था, हमारा इंडेक्स डॉट पीएचपी में। ठीक है, इंडेक्स डॉट पीएचपी में हमने ये रखा था, तो बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स डॉट पीएचपी लेता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने कैसे सर्वर पे ये क्या किया मैंने अभी। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ब्रेक डाउन करूंगा। थोड़ा सा पहले ऑपरेटर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो मुझे ऑपरेटर्स को रन करना है। अब जैसे मैंने ऑपरेटर्स डॉट पीएचपी ये मैंने ओपन किया, आप यहाँ पर देखो, तो जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे मैंने उनको यहाँ पर परफॉर्म किया था, ए और बी का वैल्यू लेकर के 10 3। तो और यहाँ पर उनके वैल्यू है कि जो हमने एडिशन ऑपरेटर परफॉर्म किया था, फिर सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लीकेशन था, डिवीजन था, मॉड्यूलस था, फिर उसके बाद में 10 3 जो कि हमने एक्सपोनेंशियल वाला एक्सप्रेशन किया था। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमको देखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमने क्या किया था। तो हमने एक्स को 10 लिया था, ठीक है, वाई को 20 लिया, और इको कर रहे हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू हम यहाँ पर इको कर रहे हैं। ठीक है,
और ये डॉट सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है इसका, कि अगर आप कोई भी चीज को इस तरीके से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं कि $A डॉट, यहाँ पर आपने बी रख दिया, तो ये क्या कर रहा है, ये कॉन्कैटिनेशन कर रहा है आपका ए डॉट कॉन्कैटिनेट विद बी। ये डॉट सिंबल क्या यूज होता है, कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करने के लिए। अगर कॉन्कैटिनेशन नहीं पता है तो समझ लीजिए कि आपको दो चीज को, वैल्यू को ऐड करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक में रखा है अभी, ठीक है, ये मैंने एक एक के अंदर अपना स्ट्रिंग बनाया, और बी के अंदर मैं क्या रखता हूँ, जब मैं इसका कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करूंगा, मतलब इन दोनों का एडिशन, तो वो मेरा पूरा का पूरा स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, अगर आप नंबर और दो नंबर के बीच में कॉन्कैटिनेशन करते हो, जैसे ए के अंदर आपने 3 रखा, बी के अंदर आपने 2 रखा, इसके बीच में कॉन्कैटिनेशन, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। वो एडिशन ऑपरेटर होता है, कॉन्कैटिनेशन इज समथिंग डिफरेंट, ओके। तो आई होप कि आपको ये डॉट ऑपरेटर के बारे में पता चला रहेगा कि ये हम लोग कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज करते हैं। तो और इसके अंदर ये मैंने डबल कोट्स क्यों लगाया, क्योंकि मुझे बीच में स्पेस चाहिए था, ठीक है। स्पेस के लिए मैंने उसको यूज किया है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। अभी एक्स, एक सेकेंड, अगर आप बोलते हो कि एक्स प्लस इक्वल टू वाई, है ना, और एक्स के अंदर आपने 10 रख दिया, वाई के अंदर आपने 5 रख दिया, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो आपने नीचे वाला स्टेटमेंट लिखा है और ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखा है, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये शॉर्टकट है थोड़े। कभी भी याद रखना कि कभी भी ये सब ऑपरेटर्स को क्यों बनाया गया, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है। अगर आप एग्जीक्यूशन टाइम देखोगे ये सब का, तो बहुत फास्ट है। एक्स प्लस प्लस, एक्स माइनस माइनस, ये सब बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू आप ऐसे लिखो एक्स इज इक्वल टू एक्स-1 एंड एक्स इज इक्वल टू x+1, तो इनसे बहुत फास्ट होता है ये सब ऑपरेटर्स, इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर कुछ आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, तो आप यहाँ पर जैसे हमने एडिशन का देखा, ऐसे आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको परफॉर्म करके अपने एंड पे देखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से आप डिवीजन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जब आप कोड लिखोगे, जब आप लॉजिक लिखोगे, तो ये आपको फ्रिक्वेंटली यूज करना होगा, तो इसके अंदर थोड़े से हैंडी हो जाओ, ठीक है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो हम लोग कोई भी लॉजिक लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे आप कोई भी डेटाबेस में जा रहे हो, कंपैरिजन ऑपरेटर का एक सिंपल सा ले लेते हैं कि जब आपने यूजर नेम दिया, ठीक है, यूजर नेम दिया और पासवर्ड दिया, तो आप बोलते हो कि, और ये आपके डेटाबेस में है, तो पीएचपी क्या करेगा आपका, कि जो भी आपने यहाँ अपने फ्रंट एंड पे दिया है, पीएचपी उसको लेगा, यहाँ से वैलिडेट करेगा। कैसे, यहाँ से उसने यूजर नेम लिया, और यहाँ से भी उसने जितने भी यूजर नेम थे सब पे लेके जाएगा, इसको कंपेयर करके देखेगा, मतलब जो आपने गिवन यूजर नेम था आपका, इज इट इक्वल टू द डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस के यूजर नेम से अगर वो इक्वल है, मतलब आप कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म करें, और इसका आउटपुट कैसा आएगा, ट्रू और फॉल्स में, बुलियन में आएगा, ठीक है, ट्रू और फॉल्स रहेगा। कि अगर आपका ये वैलिडेट हो जाता है, डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, तो आपको ट्रू आएगा, अदरवाइज उसका वैल्यू आपको फॉल्स आएगा। तो ये चीज याद रखना है कि हमको बहुत ज्यादा यूज होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर इस तरीके का भी होता है, इसमें हमको डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स मिलता है, कि अगर करेक्ट है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है। हम लोग एक ये भी यूज करते हैं, 3 = 2। इसमें क्या होता है कि हम इसको और इसको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, बट दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, और वैल्यूज भी कुछ सेम होने चाहिए, ऐसा होता है इसका, ठीक है। और इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। अगर मैं बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं एक कुछ वाइल लूप रन किया, ठीक है, वाइल लूप रन किया, और मुझे क्या करना है कि इस वाइल लूप को मैंने इन्फिनिटी लूप में डाल दिया। मैं बोलता हूँ कि जब मेरा वैल्यू ऑफ ए 0 हो जाए, तो इसको ब्रेक डाउन कर देना। इनिशियली मैं इसको 10 रखता हूँ, ठीक है, और मैं बोलूंगा कि जब ये 0 हो जाए तो मेरा वाइल लूप खत्म हो जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए को मैं नीचे डिक्रीमेंट परफॉर्म करते रहूंगा, ए को मैं डिक्रीमेंट करते रहूंगा, कि ए को डिक्रीज करते जाओ, जो भी मेरा ऑपरेशन रहेगा वाइल लूप में वो परफॉर्म होगा, और ए को डिक्रीज करते जाएगा। एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा कि 10 से वो वैल्यू 0 पे लाई कर जाएगा, है ना, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, जब वो 0 हो जाएगा, तो ये वाला कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, और वाइल लूप में आपका एंट्री नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स है, तो आप इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर देना, लेस देन, ग्रेटर देन,
नॉट इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, तो देखो दो तरीके के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अभी अगर आप प्लस प्लस डॉलर ऑफ ए, फॉर एग्जांपल मैंने डॉलर ए करके मैंने एक 10 लिया और उसमें मैंने प्लस प्लस ऑपरेटर परफॉर्म किया, माइनस माइनस डॉलर ए, और हम और भी कर सकते हैं, ए प्लस प्लस एंड डॉलर ए माइनस माइनस, ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ किया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, इन सबका आउटपुट क्या आएगा वो हमें सोचना है कि ए को ना, हमको कहीं भी, फॉर एग्जांपल आगे मुझे इको कराना है, इसको इको ए को मुझे कराना है, ए को मुझे इको कराना है, और ये हमने ऑपरेटर्स के पहले परफॉर्म किया, तो हमारा क्या होगा, ए का वैल्यू 10 तो था, बट उसके पहले ही उसके अंदर प्री इंक्रीमेंट हो जा रहा है, प्री इंक्रीमेंट मतलब एडिशन हो जाएगा इसके अंदर 1 से, ठीक है, तो ये 11 बन जाएगा और हमारा इसका आउटपुट 11 आएगा, ठीक है, जहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। अब जब हम इसका डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो प्रिंट करने के पहले ही मैं उसको डिक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, है ना, प्री डिक्रीमेंट हो गया, तो इसका जो वैल्यू 11 था, है ना, अभी इंक्रीमेंट करने के बाद में ये डिक्रीमेंट हो गया, तो ये हमको यहाँ पर 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पर ए को करेंगे तो ए को वो पहले प्रिंट कर देगा, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अगर मैं इस सिनेरियो को यहाँ पर भूल जाता हूँ और डायरेक्टली बोलता हूँ कि ए मेरा 10 था, अब मेरा बताओ यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेप में क्या होगा, ए मेरा 10 था, तो और मुझे इको कराना है, इको डॉलर ऑफ ए, तो यहाँ पर मुझे 10 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ये मान लेते हैं कि मेमोरी के अंदर ए है, यहाँ पर 10 था, सबसे पहले क्या होगा कि उसको इको करेगा, 10 को यहाँ पर प्रिंट करेगा, और उसके बाद में इसको इसको इसके ऊपर ही ओवरराइड करके यहाँ पर 11 कर देगा। तो जब हम यहाँ पर इसको डिक्रीमेंट करेंगे, अब यहाँ पर अगर हम लोग इको परफॉर्म करते हैं तो हमारा यहाँ पर पहले 11 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद में माइनस होगा, तो एट द एंड हमारा ए 10 रहेगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो ये होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें किसी को कुछ डाउट है? हेलो? एटलीस्ट लिटिल बिट रिस्पॉन्स तो करो, सो दैट पता तो चले कि हाँ क्या कुछ। ओके, सो आगे देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स तो आपको भी पता है कि लॉजिकली अगर दो चीज को हमको इक्वेट करना होता है तो हमको क्या क्या यूज करना होता है। एंड ऑपरेटर है, और है, एक्स और है, ठीक है, एंड इस तरीके से भी एंड होता है, इस तरीके से और होता है, और नॉट होता है। तो ये हम लोग यूज करते हैं, कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट कि आप इसको रिफर कर देना। टर्नरी ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको चेक करना है कि अगर आपका, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट का मार्क्स 50 है तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको लिखना है कि अगर स्टूडेंट का मार्क्स 50 है तो उनको पास प्रिंट कर दो, अदरवाइज उनको फेल प्रिंट कर दो। तो अभी मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल यहाँ पर बनाना है मार्क्स कर, ठीक है, एक मार्क्स करके वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मुझे जो भी मार्क्स रहेगा वो यहाँ पर ले ले। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स आ गया 70 मान लेते, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि इको करो मार्क्स को, और इस तरीके से यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे और फिर यहाँ पर कुछ लिखेंगे। अब ये क्या होता है कि जो भी आप इसके अंदर लिख रहे हो, ये आप लिख रहे हो कि इफ मार्क्स, जो भी मार्क्स यहाँ पर रहेगा, इफ मार्क्स इज, सॉरी, यहाँ पर ऐसा होगा, देखो यहाँ पर मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करूंगा। if marks is greater than 50, if marks is greater than 50, तो मुझे ये प्रिंट कर दो, अदरवाइज मुझे ये प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो आप इतने बड़े से स्टेटमेंट लिखोगे कि इफ, बेटा मैंने, ठीक है। सो अगर आपका मार्क्स अगर ग्रेटर देन 50 है तो वो आपको ये वाला वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा, मतलब यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, पास, ठीक है, अदरवाइज ये फेल यहाँ पर प्रिंट करेगा।
तो दो चीज आपको याद रखना है कि जब भी आपका मार्क्स ग्रेटर देन 50 है तो आपको पास प्रिंट करेगा या फेल प्रिंट करेगा। आप इसको अगर इफ एंड एल्स के फॉर्म में लिखते तो आपको लंबा 3-4 लाइन का कोड लिखना पड़ता। सो टर्नरी ऑपरेटर इस चीज को आपको इजी कर देता है, ठीक है। तो ये याद रखना, टर्नरी ऑपरेटर के लिए हमने हमने ये यूज करना है क्वेश्चन मार्क और कॉलन। तो क्वेश्चन मार्क के पहले आपका कंडीशन रहेगा, ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर अपना कंडीशन लिखा है, ठीक है। ये हमारा कंडीशन हो गया, यहाँ पर ये कंडीशन हो गया। और यहाँ पर ये हो गया कि जो भी कंडीशन के बाद में क्वेश्चन मार्क, ये याद रखना कि क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर्स बहुत काम के होते हैं। जब भी आप कोई भी कॉम्पिटेटिव कोड्स लिखते हो जहां पर आपको स्पीड मैटर्स है ना, तो वहां पर आपको कम लाइन में कोड लिखना है, तो ये आपको सामने वाले के इम्प्रेशन अच्छा करता है कि हाँ आप ये सब नॉलेज है, आपको टर्नरी ऑपरेटर्स वगैरह आपको पता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेटर्स को एंड करते हैं, काफी कर लिया ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये इतने ऑपरेटर्स है जो कि बेसिकली हर एक लैंग्वेजेस में होते हैं, बट लिखने का सिंटेक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है हर एक लैंग्वेज में थोड़े बहुत। तो आप वो चीज यहाँ पे रिफर कर लेना, ठीक है। स्किपिंग द कैरेक्टर की फॉर एग्जांपल, अगर आपको डबल कोट्स ही प्रिंट कराना है ना, अगर आपको इको में डबल कोट्स प्रिंट कराना है, इको में अगर आपको डबल कोट्स प्रिंट कराना है, फिर आप कैसे कराओगे? जैसे कि अगर मुझे ये डबल कोट्स के साथ में इनको प्रिंट करना होता तो आप कैसे करते? तो वही यहाँ पर बोला गया कि हमको स्लैश का यूज करना पड़ता, ठीक है। कैसे देखो, यहाँ पर मुझे एक डबल कोट्स लगाना है, इसको स्लैश देना है, और यहाँ पर मुझे एक स्लैश देना है, डबल कोट्स देना है, ठीक है। इस तरीके से तो मैं अब डबल कोट्स को भी प्रिंट कर सकता हूँ। होप सो कि राइट है। मैं इसको अपने सर्वर पे आके देखूंगा, इस सर्वर साइड है ना लैंग्वेज, तो ठीक है। आई थिंक ये बैक, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, एक दो कोड लिखेंगे तो उसके अंदर, ठीक है। फॉर्म द कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने प्रीवियसली देखा कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 है तो मुझे पास प्रिंट करना है और फेल प्रिंट करना है। तो इफ मार्क्स इज इक्वल टू समथिंग, आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा अगर आपने कोई भी लैंग्वेज आपने पढ़ा रहेगा, ऑब्वियसली किया ही रहेगा। तो वो आपको यहाँ पर इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, ठीक है। इफ एल्स इफ जो भी होता है आपको, है ना। और स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इफ क्या होता है, इफ एल्स इफ स्विच, ये सब बहुत यूज होने वाले हैं जब आप एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम वगैरह कुछ लिखोगे, तो उसके अंदर आपको ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है। आज के जो भी असाइनमेंट्स आपको रहेंगे उसके अंदर आपको इन सब के यूज करके कुछ कोड्स लिखने हैं, ठीक है। स्विच वगैरह को यूज करके आपको कोड लिखने हैं। स्विच हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास में केसेस बहुत सारे रहे, है ना। केस बहुत सारे रहे कि फॉर एग्जाम्पल अगर सामने वाला बंदा मुझे डेज, मैं यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ डेज, ठीक है। और वो यहाँ पर मुझे कोई एक नंबर के फॉर्म में देता है, फॉर एग्जाम्पल 1 to 7 दे सकता है ना, मंडे टू संडे ऐसा करके कोई भी वो एक वैल्यू दे सकता है, फॉर एग्जाम्पल उसने 3 दिया। अब मुझे वो देखना है कि हाँ वो 3 पे क्या होता है, तो मैं यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यूज करूंगा और केस 1 में लिखूंगा कि अगर सामने वाले ने जो वैल्यू दिया है, केस 1 में मैं क्या करूंगा कि सामने वाले ने जो वैल्यू दिया है अगर वो 1 के इक्वल है तो उसे मंडे प्रिंट करो, 2 के इक्वल है तो उसको ट्यूसडे करो, इस तरीके से 3 है तो वेडनेसडे। तो आप वहां पर स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। ये बहुत छोटा लॉजिक था, बट अगर आप इसको मेनू ड्रिवन प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको स्विच स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। सो ये कुछ हमारे पास में कंडीशनल स्टेटमेंट थे। ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ओके, अब आपको एक प्रोग्राम लिखना है, कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास। आप इसको अपने एंड से एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, जो कुछ भी रहे, कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो आपको उनके ग्रेड प्रिंट करना है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, ठीक है। ये आपके कुछ असाइनमेंट लिस्ट रहेंगे जिसके अंदर से आपको ये सब परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इफ एल्स वगैरह लगाना है, अगर आप स्विच लगाना चाहो तो स्विच भी कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि आपको इफ एल्स लगाना है, तो उसके बेसिस पे आपको लिखना है, ठीक है।
यहाँ पर आपको स्विच वगैरह यूज करना है, जो मैंने आपको बोला ना कि आपके पास में 1 to 7 नंबर रहेंगे, नंबर के अकॉर्डिंग में आपको उनको असाइन करना है। जैसे डे 1 को मैं मंडे रहेगा, ठीक है, तो वो आपको आपके असाइनमेंट में परफॉर्म करना है। तो ठीक है, एक सेकंड, एक छोटा सा हेलो कोड। अभिषेक, वो हेलो वर्ल्ड का जो स्लैश था ना, वो लास्ट में उल्टा था, बस उसको सीधा कर दे तो हो जाएगा लास्ट वाला। नॉट वर्क, देखते हैं उसको, आई थिंक। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अभी इफ एंड एल्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर लूपिंग के ऊपर चलेंगे कि लूप्स वगैरह इसमें कैसे लिखता है। ठीक है, जैसे वही कि इफ, एक मार्क्स करके एक वेरिएबल ले लेते हैं। मार्क्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल, 67। ओके, ठीक है, हम बोलते हैं कि अगर इफ डॉलर मार्क्स इज ग्रेटर देन, इफ मार्क्स, सॉरी, डॉलर, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। ओके, तो मुझे क्या करना, इको कर देना, क्या कि पास। ओके, एंड एल्स में, एल्स में मैं ये करा दूंगा, इको, इको, सॉरी, यू आर, ठीक है। अब इस तरीके से आपको कोड लिखना है, ठीक है, कॉमा वगैरह, कर्ली ब्रेसेस, जो भी, जो जहां पर रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से करना, क्योंकि कोड को अच्छे से लिखना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ठीक है, इसको मैं किसी भी तरीके से लिख सकता था, बट एक लाइन को तो मैं ऐसे भी, यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस को नहीं भी ला सकता था, बट वो एक सिस्टमेटिक कोड लगता है। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो तो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास, क्योंकि हमने मार्क्स कितने डाले थे, 67 डाले थे, इसी की जगह अगर हम 45 डालते हैं, ठीक है, सेव करते हैं और रिफ्रेश मारते हैं, सॉरी यू आर फेल। ओके, ठीक है, और ये सर्वर पे हो रहा है। ठीक है, मैं अपाचे सर्वर का यूज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको आपके जो भी रिजल्ट रहेंगे वो सर्वर पे प्रिंट हो जाएंगे। अब इसके अंदर है ना, हम लोग मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 तो आप पास प्रिंट करा दोगे, एंड एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75, मुझे इको करा दो, क्या कि यू को, कुछ इस तरीके से, है ना, जो मेरे मार्क्स अबाउट 75 रहेंगे तो मेरा ए ग्रेड रहेगा। तो मैंने एल सिफ का यहाँ पर यूज करना है, इसीलिए हमने लिखा। ठीक है, तो मैं वापस से जा करके अपने सर्वर पे रिफ्रेश मारता हूँ, देखता हूँ अभी मेरा मार्क्स कितना था, 45 था, तो फेल बताया। अगर मैं इसको 85 करता हूँ, so लुक क्या बताता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ना, जैसे ही आप 85 यहाँ पर लिख रहे हो, वो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट पे आकर के चेक कर रहा है, और वो देख रहा है कि पहला ही कंडीशन ट्रू हो गया तो वो नीचे जाएगा ही नहीं ना, यहीं पर ब्रेक हो गया। अगर ये कंडीशन नहीं रहता तो हम लोग इस वाले को ऊपर लिख देते ना, अगर एक से, ठीक है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, पहले उसे वो चेक करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, अगर 75 के अबव रहा तो उसको प्रिंट करना है कि ए ग्रेड है ना, अगर उससे 50 से ज्यादा रहा तो फिर आप पास हो। ठीक है, वरना ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा लास्ट में, एल्स वाला। ठीक है, चलो इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, F5 किया, देखो आपने अपना 85 डाला था तो यू स्कोर्ड ए ग्रेड। ठीक है, तो वो पहले वाला ही कंडीशन चेक किया और पहले वाले कंडीशन में वो सेटिस्फाइड हो गया, तो उसने ये वाले लाइन को वहां पर प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से आपको इफ एल्स के पूरे स्टेटमेंट वाले कोड लिखने पड़ेंगे। ठीक है, रहेंगे आपके असाइनमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इफ एल्स से ही पूरे आंसर उसके आ जाएंगे। ठीक है,
ठीक है, इफ एल्स को तो हमने देख लिया। किसी को कुछ डाउट है क्या अभी तक? एनीवन हैव एनी डाउट? आप पेस्ट कर दो उसको कमेंट में, ठीक है। हाँ, लूप्स के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। लूप्स इन पीएचपी, ठीक है। लूप्स वगैरह हम लोग क्यों यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर कोड को अगेन एंड अगेन यूज करना है, ठीक है। आपको भी पता है कि अगर आपको हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट कराना है, तो आप 10 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए 10 बार इको स्टेटमेंट तो नहीं लिखोगे, है ना। अगर आपको, इसको मिटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं इसको, कंट्रोल ऑल स्लैश, ठीक है। अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क को कंटिन्यूअसली कराना है कुछ एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो आपको अगेन एंड अगेन, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक यहाँ पर प्रोग्राम लिखता हूँ कि मुझे हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट कराना है, ठीक है। तो आप 5 बार इको स्टेटमेंट लिख करके तो उसको प्रिंट नहीं कराओगे, ठीक है, क्योंकि वो चलो ठीक है 5 बार है 6 बार है। बट अगर आप कोई भी लॉजिकल कोड लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी बड़ा कोड लिखते हो, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको 1000 बार करना है तो आप 1000 लाइन लिखोगे, है ना। क्योंकि वो मोनोलिथिकली आप करोगे लेकिन उसका कुछ सिग्निफिकेंट होगा नहीं। तो इस तरीके, इसलिए हमारे पास में लूप्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था। अब लूप्स क्या करेगा कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्क को वो अगेन एंड अगेन इटरेट कराएगा, और वो हमें जो भी वैल्यूज वगैरह चाहिए रहेंगे वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि n इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। और वाइल n माइनस माइनस, ओके, डॉलर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। So, इस तरीके से मैं इको कराऊंगा। मुझे क्या इको कराना है? हेलो, ठीक है। हेलो वर्ल्ड में इको कराऊंगा। एंड मैं अगर इसको रन करता हूँ, ठीक है, F5 किया, ठीक है। मुझे यहाँ पर बी आर लगाना है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर ब्रेक डाउन करना है इसको, तो मैं यहाँ अंदर ही बी आर डाल दूँ, ठीक है। होप सो, ओके। तो आप देखो कि मुझे 5 बार जो प्रिंट करना था ना, मैं इस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ। अब ये कहाँ पर यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी कोडिंग इंटरव्यू वगैरह कोडिंग टेस्ट दे रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है ना, टेस्ट केसेस होते हैं कि ये चीज इतने बार होने चाहिए, इतने टेस्ट केस उसके अंदर होंगे। तो आप इस तरीके से कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है। कि वाइल लूप के अंदर हमने किया क्या कि वाइल लूप में हमने एन का वैल्यू क्या ले पहले ही ले लिया, एन का वैल्यू 5, है ना। तो वैसे ही टेस्ट केस का वैल्यू आप वहां से ले लोगे कि सामने वाले को 10 टेस्ट केस प्रिंट कराने हैं ना, तो वहां पर आप एन का वैल्यू ले लिए, टी का वैल्यू ले लोगे, ठीक है। और हर एक बार ना मैं एन का वैल्यू एक एक बार डिक्रीज करते जाऊंगा। यहाँ पर क्या होगा, वाइल लूप में ये सिंटेक्स क्या करेगा, सबसे पहले एन को प्रिंट करेगा, ठीक है। ये तब ब्रेक हो जाएगा जब वाइल लूप में कंडीशन 0 हो जाता है, ठीक है। वैसे तो ये इन्फिनिटी कंडीशन है, बट अगर वाइल लूप में 0 आ जाता है तो वो कंडीशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। वाइल 0 मतलब कि फॉल्स हो जाता है ना। अगर उसके पहले कोई भी नंबर रहता है तो वो कंटिन्यूअस प्रिंट कराते रहेगा, ठीक है। तो वही मैंने किया कि इको करो हेलो वर्ल्ड जब तक ये एन 0 नहीं हो जाता, ठीक है। और मैंने 5 यहाँ पर प्रिंट कर दिया तो 5 बार यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हम लोग लूप्स का यूज कर सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन लिखने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे टेबल प्रिंट करना है ना, आपके असाइनमेंट में शायद रहेगा कि आपको एक टेबल प्रिंट करना है, 7 का टेबल हो गया, 5 का टेबल हो गया। वो परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस बार बार परफॉर्म करने रहेंगे, है ना। तो वो आपको करने के लिए लूप्स का आप हेल्प से कर सकते हो, जैसे 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। आपको इस तरीके से अगर इसको पूरे को टेबल लिखना है, पूरा 1 से लेकर के 10 तक या फिर पूरे 20 तक, कितने भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये लूप्स के हेल्प से आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो लूप्स इन सब चीजों में यूज होता है क्योंकि वो प्रिसाइज कोड भी हो जाता है, और आपका एक टास्क को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना है तो वो हम उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि ठीक है, इसके अंदर एरेस भी होते हैं। एरे वगैरह कैसे डिक्लेयर करते हैं? सिंपल होता है। हमको खाली ये कीवर्ड यूज करना पड़ता है, एरे कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी वेरिएबल्स को बना रहे हैं, कोई भी वेरिएबल्स को यहाँ पर बना रहे हैं, है ना। जैसे डॉलर, फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर, हाँ, रोल नंबर, जिसके अंदर मैं बोलता हूँ कि मुझे एरे चाहिए, ठीक है। एरे चाहिए, और इसके अंदर मैं दे सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इंडेक्सिंग के बारे में बात करें तो इंडेक्स मतलब होता है कि इनका पोजीशन, इनका पोजीशन,
आपको पता है कि एरे जो होता है आपके मेमोरी में कंटिन्यूअस ब्लॉक होता है ना, इस तरीके से वो मेमोरी लेता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपने सेव करा दिया अपने स्टैटिक मेमोरी के अंदर, ठीक है। और इनका जो इंडेक्स होता है मतलब पोजीशंस होता है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5। अच्छा, इंडेक्सिंग क्यों यूज होता है? सो दैट कि हम इसके ऊपर इटरेट कर सके, ठीक है। इटरेट करके अगर मुझे डायरेक्टली प्रिंट करना है कि मुझे जो इस पर्टिकुलर रोल नंबर है उसके थर्ड वैल्यू को प्रिंट करो, ठीक है। रोल नंबर ऑफ 3 इस तरीके से करेंगे तो मुझे क्या प्रिंट होगा? ये देखो, थर्ड पोजीशन पे जो रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। थर्ड पोजीशन पे हमारा यहाँ पर 4 था, तो 4 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको इको कराता हूँ तो इसका आंसर हमको क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पर देखना है कि एरेस वगैरह को भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। नॉर्मल डेटा टाइप्स तो इसके अंदर होते ही हैं, एरेस भी होते हैं। और आप ना इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो। अगर पाइथन वाले रहेंगे तो उनको पता रहेगा कि कैरेक्टर जो होता है आपका, सॉरी, डिक्शनरी जो होता है, ठीक है, डिक्शनरी होता है जो कि चल क्यों नहीं रहा। ओके, हुआ। तो पाइथन में अगर हम कोई भी चीज का डिक्शनरी बनाते हैं, जो कि आप C++ में देखो तो आपको मैप्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप बोलते हो कि यहाँ पर मेरे को A = 10, B = 20, ये सब अगर आपको स्टोर कराने होते हैं, ठीक है, ये अगर आपको स्टोर कराने हैं तो आप क्या करोगे कि इन सब का यूज करोगे। तो उसके लिए भी हम लोग एरेस के अंदर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स भी इसके अंदर सपोर्टेड है, इंट, कैर, बुलियन, फ्लॉट, ये सब तो है ही, वो तो हर एक लैंग्वेजेस में होता है। बट इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं और एरेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लूप्स में हम आ गए वापस से, ठीक है। तो एरे हमने बनाया, कुछ कार्स के यहाँ पर नाम लिए, ठीक है। और हम उसको अगर प्रिंट कराना चाहते हैं कि आई लाइक पर्टिकुलरली दिस कार, तो कार ऑफ जीरो पे क्या प्रिंट होगा? ये इंडेक्सिंग जीरो पे देखा जाए तो वॉल्वो जो है वो जीरो इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है। और जो BMW वो सेकंड पे आ रहा है, और टोयोटा ये 3 पे आ रहा है, ठीक है, जो सेकंड पे आ रहा है। 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 ये इनके इंडेक्स है, और उनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम उनको प्रिंट करा सकते हैं। डॉट ऑपरेटर मतलब यहाँ कॉन्कैटिनेशन हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसको प्रिंट करके देखते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पर मुझे loops डॉट php, ठीक है। तो जो हमने पहला लिखा था वो क्या लिखा था? आई लाइक पर्टिकुलरली हमने यहाँ पर कुछ इंडेक्स बताया था, कार जीरो पे हमारा वोल्वो रहेगा जो कि यहाँ पर आ गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि कॉन्कैटिनेट किया है आगे, कार वन को भी किया है कि वोल्वो एंड BMW एंड टोयोटा, ठीक है। हमने तीनों को यहाँ पर लिया है, ठीक है। उसके बाद में जो ये लास्ट में वॉल्वो आ रहा है, ये अपना नीचे वाले स्टेटमेंट का है, हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन वो नीचे इसका रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि हम क्या किए, इसको फॉर लूप लगा रहे हैं, देखो ना, फॉर लूप लगा रहे हैं और सबको प्रिंट कर रहे हैं। फॉर लूप में इतना याद रखना कि सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं, फिर इंक्रीमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग इनिशियल इसको डिक्लेयर करेंगे कि क्या रहेगा हमारा वेरिएबल्स। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिखेंगे जो कि अगेन एंड अगेन लूप में वो कंडीशन चेक करेगा। फिर उसके बाद में हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर करते हैं। तो अगर कोई भी आप फॉर लूप करते हो तो सबसे पहले पहला दो चीज को वो परफॉर्म करेगा, एक्स को यहाँ पर डिफाइन करेगा, उसके बाद में एक्स का कंडीशन को मैच करेगा, फिर उसके बाद में वो नीचे चले जाता है, ठीक है। पूरा जब कोड परफॉर्म कर लेगा, जब कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा, तब वो वापस रिटर्न आएगा और इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर वापस से आपका कंडीशन चेक होता है। तो इस तरीके से फॉर लूप का वर्किंग होता है। तो यहाँ पर आप लूप्स में वो चीज भी देख लेना, ठीक है। देखो, मैंने जो बोला था कि आप इस तरीके का भी एरे बना सकते हो जिसके अंदर आपके पास में की वैल्यू पेयर्स होंगे, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज मैं बोलूँ कि आपके रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग आपके नेम जो है ना आपको स्टोर कराना है ना, और आपको वो चीज को प्रिंट करना है, ठीक है, रोल नंबर और नेम। तो आपको, अगर आप नॉर्मल लॉजिक से सोचो तो आपको दो लूप बनाना पड़ेगा। एक एक लूप में आपको पूरे आपके रोल नंबर्स रखने पड़ेंगे, दूसरे लूप में आपको क्या रखना पड़ेगा, एक दूसरे एरे में आपको सबका नेम स्टोर करना पड़ेगा। एंड आप उसको साइमल्टेनियसली प्रिंट कराओगे। माइट भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमको ज्यादा हो सकती है, उसमें आपका कंप्यूटर ज्यादा टाइम ले सकता है, ज्यादा मेमोरी ले सकता है। बट अगर हम इस तरीके से चीजें को लिख सकते हैं ना, तो बहुत कम्पैक्ट वे हो जाता है, ठीक है, की वैल्यूज पेयर के हिसाब से। और फॉर ईच जो होता है ना, ये एक लूप का टाइप है। जैसे हम लोग ने वाइल लूप देखा, फॉर लूप देखा, डू वाइल लूप भी होता है।
एंड फॉर ईच लूप भी होता है। फॉर ईच लूप मतलब कि हर एक इटरेशन के ऊपर जो भी हमारा एक्स रहेगा उसको हम लोग इस तरीके से वैल्यू में असाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर आपको लूप्स थे। अभी लूप्स में किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है अनम्यूट करके या फिर चैट में, आप जो भी कमेंट रहे। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करो, यस और नो कुछ चैट में लिख के। सो ठीक है, हम आगे चलते हैं, फंक्शंस को देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फंक्शंस मतलब क्या होता है कि हम ना पूरे कोड को एक ही लाइन में ऐसे पूरे नहीं लिख सकते। कुछ भी एक सिस्टम होता है कोई भी कोड को लिखने का, एक जस्टिफाई वे होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि आपको, ठीक है, फैक्टोरियल का आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन करना है। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि अगर मैं 3 का फैक्टोरियल बोलूँ तो क्या हो जाता है कि 3 into 2 into 1, ठीक है। अगर मैं आपको 5 का फैक्टोरियल बोलता हूँ तो आपका हो जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये आपको पूरा फैक्टोरियल का अगर मैं बोलूँ कि आपको कोड लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप क्या करोगे, इसको आप फॉर लूप के थ्रू भी लिख सकते हो, रिकर्शन के थ्रू भी लिख सकते हो। जो लोग रिकर्शन को नहीं जानते वो समझ लो कि एक फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब ठीक है, फंक्शन क्या होता है देखते हैं। फंक्शन फॉर एग्जाम्पल कि हम कोई भी कोड लिख रहे हैं, आपका ये कोड है, और यहाँ पर कभी भी कंपाइलर है ना आपके मेन स्टेटमेंट पे सबसे पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद में आप बोलते हो कि नहीं पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर तो कुछ डिक्लेरेशन करता हूँ और उसके बाद में इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, और ये फंक्शन आपने ऊपर लिखा है, और फंक्शंस में हम लोग लॉजिक वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो वो जा करके उस पर्टिकुलर फंक्शन को रिवोक करेगा और उसके अंदर के जो भी कोड्स रहेंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एंड फंक्शंस को लिखने का एक ये भी अच्छा प्रैक्टिस होता है कि जो भी फ्रंट पर्सन होता है उसको कोड बहुत इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। जो भी लॉजिक वगैरह रहता है आप उसको इस पर्टिकुलर फंक्शन में लिख सकते हो। जैसे अगर मैं फैक्टोरियल का ही लॉजिक बताऊं तो, फैक्टोरियल का अगर आप लॉजिक देखो तो मैं अगर बोलूं कि फंक्शन फैक्टोरियल, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक इंटीजर चाहिए, ठीक है। आप नम्स जो है ना पास करोगे, ये होता है पैरामीटर। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा कि कभी भी जो फंक्शंस होता है फंक्शंस के अंदर हम लोग है ना कुछ पैरामीटर को पास भी कर सकते हैं, उसको हम लोग पैरामीटराइज फंक्शंस बोलते हैं। और अगर फंक्शंस में हम लोग कुछ पैरामीटर नहीं पास किए तो नॉन पैरामीट्रिक फंक्शंस होता है, ठीक है। इस तरीके से हम उसको कर्ली ब्रेसेस से ओपन और एंड कर देंगे, ठीक है। तो फंक्शंस में हमने क्या बोला कि ये जो फैक्ट नाम का फंक्शन था एक्चुअल में ये हमारा क्यों, क्या यूज है इसका, ये फैक्टोरियल निकालने के लिए यूज होता है। अब कुछ चीज ना पीएचपी में बहुत कॉमन है कि, या फिर आप समझ लो कि आपको इजी करने के लिए उन्होंने आपको बता दिया है। जैसे अगर आप C++ यूज करो या फिर कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो तो आपके लिखना पड़ता है कि ये इंटीजर टाइप का है, ये कैरेक्टर टाइप का है, ये बुलियन टाइप का है, ठीक है। तो आपको ये टाइप वहां पर बताना पड़ता है, ठीक है, डेटा टाइप आपको बताना पड़ता है। तो ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है ये लूजली बॉन्डेड होता है, मतलब कि वो उतना ज्यादा आपसे इतना सब काम नहीं कराएगा। वो डायरेक्टली अगर आप लिख देते हो $a = 35, तो वो इंटरनली इसको इंटरप्रेटर जो है ना इंटरनली इसको समझ लेता है कि हाँ ठीक है, $a में आपने 35 किया है मतलब ये इंटीजर है, तो हाँ तो $a का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो गया। तो वो इंटरनली समझ जाता है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप पीएचपी में देख सकते हो और पाइथन में भी होता है, ठीक है। ये दोनों में आप देखोगे ना तो आपको इस तरीके से डेटा टाइप को लिखने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन इसकी वजह से देखो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, अगर आपको कोड इजी कर दे रहा है लेकिन कहीं ना ये ना आपके कंपाइलर के ऊपर लोड ज्यादा हो जाता है, तो वो इसीलिए पाइथन और पीएचपी में थोड़े बहुत स्लो हो जाते हैं ये सब ऑपरेशन, ठीक है। बट उतना डीप में हमें नहीं जाना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस वगैरह में हम लोग उसको देखते हैं। ओके, ठीक है। सो हमने यहाँ पर देखा कि हमें एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने कुछ एक नंबर को पास किया। फॉर एग्जांपल नंबर हमारा 5 भी हो सकता है, नंबर हमारा 3 हो सकता है। हमको उसके अंदर क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है,
रिटर्न करना है। ठीक है, मैं आपको एक रिकर्सिव कोड लिख देता हूँ यहाँ पर कि देखो, अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर कि अगर मेरे नंबर का वैल्यू, इफ डॉलर ऑफ नम इज इक्वल टू 1, अगर ये रहा तो क्या करो कि तुम ना उसे रिटर्न कर दो, रिटर्न 1 रिटर्न कर दो और खत्म कर दो। ठीक है, अदरवाइज इसको क्या रिटर्न करो, रिटर्न फैक्ट ऑफ, फैक्ट ऑफ, इस तरीके से आप कुछ फैक्टोरियल का कोड यहाँ पर लिख सकते हो। नम n-1 n-2, n मतलब यहाँ पर नम्स रहेगा आपका। ठीक है, नम्स, नम्स जो भी आपने यहाँ पर पैरामीटर पास किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आपने 5 पास किया है तो 5 × 4 × 3 × 2 अगेन एंड अगेन रिकर्शन क्या करेगा, ये यहाँ पर जाएगा 5 को कॉल करेगा एक 4 में, फिर 4 में जाएगा 3 को कॉल करेगा 2 को, यहाँ पर जाएगा ये 2 को, सॉरी यहाँ पर 3 रहेगा। ठीक है, रहेगा ये 2 को कॉल करेगा ये 1 को, और उसके बाद में ये 1 आ गया तो हमारा यहाँ से रिटर्न होना चालू होगा, रिटर्न करेगा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। इस तरीके से आपको फैक्टोरियल वगैरह कैलकुलेट हो जाएगा। सो ये सब ऑपरेशंस हमारा जो भी करना है ना, वो अगर हम फंक्शंस में लिखते हैं तो बहुत ज्यादा इजी होता है। फंक्शंस में कभी भी ये गुड प्रैक्टिस होता है कि कोई भी चीजों को हम फंक्शंस में लिखते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी कोडिंग चीजें करते हो तो उसके अंदर फंक्शंस में लिखना ही एक बेटर प्रैक्टिस रहेगा। ठीक, ओके, ठीक है। और हमने फंक्शंस को थोड़ा बहुत ना स्कोप वेरिएबल के टाइम पे भी देखा था कि अगर फंक्शन के अंदर हम कोई भी चीज को डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल हो जाता है, फंक्शन के बाहर किए तो वो ग्लोबल हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज हमने वहां भी देखा था, तो फंक्शंस उसके लिए भी यूज होता है। ठीक है, फंक्शंस भी होता है, और क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्मा में हो जाता है, तो हम लोग उसको यहाँ पर नहीं बात करेंगे, लेकिन क्लासेस में भी इस तरीके से चीजें फॉलो होती है। ठीक है, फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर दे कैन कॉल। ठीक है, कॉल करने से पहले हमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हमने मेन फंक्शन में कॉल कर तो लिया फैक्टोरियल वाला। ठीक है, फैक्टोरियल में हमने 5 भेज भी दिया, हमने ऊपर कुछ बनाया ही नहीं, तो कुछ लॉजिक ही नहीं होता उसका। ठीक है, ये वो है फंक्शन हेडर आर ऑफ द फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमको कुछ फॉर्मेट होता है, हमें फंक्शन लिखना पड़ता है, फंक्शन का नेम और जो भी हम आर्गुमेंट पास करते हैं। सिमिलरली यही चीज हमने अभी कोड में, सॉरी, हमने वहां पर व्हाइट बोर्ड पे देखा था। ठीक है, नो रिटर्न टाइप इज स्पेसिफाइड। हाँ, मैंने आपको ये भी बताया कि हमें यहाँ रिटर्न टाइप स्पेसिफाइड नहीं करना पड़ता, बट अगर आप कोई और लैंग्वेजेस में करो, फॉर एग्जांपल अगर मैं C++ का आपको बताऊं, तो इनिशियली वहां पर इंट करते हैं और उसके बाद में हम लोग लिखते हैं कि फैक्ट, और उसके बाद में हम यहाँ पर n को पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो फैक्टोरियल है ना वो हमें क्या रिटर्न करेगा, वो हमें ना इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वो रिटर्न टाइप हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इंट रहेगा उसका रिटर्न टाइप, बट इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो इसका एक रिलैक्सेशन। ठीक है, अनलाइक वेरिएबल फंक्शन नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। फंक्शन का नेम केस सेंसिटिव नहीं होता, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऑल आर इक्वल, चाहे आप इसको स्मॉल लिखो, है ना, कुछ भी आप लिखो तो ये होता है। वेरिएबल सिर्फ एक ऐसा स्पेसिफिक केस था जहां पर आपको ये चीज ध्यान रखना था कि वो केस सेंसिटिव होता है, वहां पर ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना। ठीक है, ओके, तो कुछ आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मेरे मेन कोड में मैंने यहाँ पर A = 3 ले लिया, B = 5 ले लिया। अब मैं बोलता हूँ कि मल्टीप्लाई में मैंने क्या भेज दिया, $A भेजा, $B भेज दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैं $A को और $B को ले लूंगा एज एन पैरामीटर, और फिर मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न करूंगा $A मल्टीप्लाई विद $B। तो ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ से, आपका जब भी कंपाइलर आएगा सबसे पहले वो इस फाइल में एंट्री मारेगा, वो इस पोजीशन पे आएगा। ए के लिए एक मेमोरी में जाएगा, एक जगह बनाएगा ए, और वहां पर 3 स्टोर करा देगा। बी के लिए वो क्या करेगा, इस तरीके से मेमोरी 2 के लिए असाइन कर देगा और इस फंक्शन को कॉल कर देगा। ठीक है, हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल तो किया और हमने यहाँ फंक्शन बनाया भी है। ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर फंक्शन में कॉल करेगा और यहाँ पर ए और बी को लेकर के क्या रिटर्न कर देगा, दोनों का जो भी मल्टीप्लीकेशन देगा। ठीक है, इस तरीके से हमको वो रिटर्न कर देगा। तो ये सब हो गया थोड़ा बहुत हमने फंक्शंस में देखे। अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ना काफी चीजें और भी आगे का कवर करने हैं, जो कि आपके फ्रंट एंड बैक एंड को जो लिंकिंग है वो भी मेरे को थोड़ा बहुत दिखाना है। बट ये चीजें भी आपको आनी चाहिए कि मतलब कैसे आप PHP में कोड लिख सकते हो, लॉजिक कैसे लिख सकते हो, है ना, सो दैट कि आपको वो आगे इजी हो जाएगा कि आपको अपना बैकएंड के लिए। ठीक है, एरर्स इन PHP ऑलरेडी हमने देख लिया, इंक्लूड फाइल फॉर्म। ठीक है, ठीक है, फॉर्म्स आया, ये इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है,
अच्छा, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको पीएचपी को कैसे अपने देखो, पीएचपी क्या होता है कि हमने बोला कि ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली इसको हमको रन करने के लिए एक सर्वर का रिक्वायरमेंट तो होगा। अब सर्वर क्या होता है, देखो आपको पता रहेगा कि आप गूगल का खुद का सर्वर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का सर्वर है, जितने भी आप देखते हो ना, वो उनका खुद का सर्वर होता है, ठीक है, उनका खुद का डोमेन्स होता है, वो लोग उस डोमेन को परचेस करते हैं, उसके लिए वो पे करते हैं। बट हमें क्या, हमें अभी इस चीज को तो प्रैक्टिस करना है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लोकल सर्वर का यूज करते हैं, ठीक है, लोकल सर्वर का यूज करते हैं, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, अपाचे हमको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, अपाचे हमको प्रोवाइड कराएगा। हम लोग पीएचपी के हेल्प से ये पूरा परफॉर्म करने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या हुआ, HTML CSS जो भी आप लिखते हो और JS, ठीक है, इनको आप क्या करते हो, पीएचपी के थ्रू आप अपने सर्वर पे हमें एग्जीक्यूट करके देखना है। तो ये चीज को हमको देखना है कि कैसे होता है, ठीक है। अब इसके लिए बेसिक प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको ना यहाँ पर ये होना चाहिए, एक सेकंड, कि अगर आप पीएचपी के ऑफिशियली वेबसाइट पे जाओगे तो वहां से आपको पीएचपी डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, पीएचपी डाउनलोड करना पड़ेगा। और फिर आपके लिए कोई सर्वर के लिए आपको अपाचे सर्वर वगैरह कुछ तो एक डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, और डेटाबेस के लिए आपको माई एसक्यूएल का वर्क बेंच वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा। तो क्या हो गया ना कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया कि हमें पीएचपी डाउनलोड करो, कोई एक सर्वर के लिए, अपाचे सर्वर वगैरह के लिए, कोई भी बहुत सारे ऐप्स हैं आपके पास में, आप उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको डेटाबेस के लिए माई एसक्यूएल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अभी के लिए हम लोग रिलेशनल डेटाबेस पे फोकस कर रहे हैं। तो आप इन सब चीजों को डाउनलोड करो, फिर उनको सबको इंटीग्रेट करो, और अगेन एंड अगेन कोई भी एक वेब को बना रहे हो आप, अगर इतना हैक्टिक टास्क हो जाता है तो बैकएंड थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो हमको ये सब ना करना पड़े, इतना सब अलग अलग एप्लीकेशन और अलग अलग सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड करना पड़े, हमारे को एक इंट्रोड्यूस हुआ जैम, ठीक है, जो कि इन तीनों को सेटिस्फाई करके देता है। जैम बोलता है कि इन तीनों चीज को हम अपने अंदर कर सकते हैं। और ठीक है, तो जैम्प का हम लोग यूज करेंगे ऑब्वियसली। और आपने आईडी क्या यूज करना है इसके लिए, ठीक है, आईडी आपको VS कोड ही आपको यूज करना है। VS कोड क्यों, बहुत कंफर्टेबल होता है, ठीक है, उसके अंदर कोड सिंटेक्स हाईलाइटिंग होती है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ आपने मिस्टेक कहाँ पे किया है, ठीक है। तो इन दो के यूज से हम लोग एक स्टैटिक एक डायनेमिक वेबसाइट बनाने की अभी कोशिश करेंगे, ठीक है, कुछ लिख के हम आपको बताएंगे, एंड एट द एंड में आपको एक दो प्रोजेक्ट दिखाऊंगा कि जो कि मैंने खुद ने बनाया है इसके ऊपर। तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि पीएचपी को आपको कैसे यूज करना है आपके प्रोडक्शन लेवल में, ठीक है। सो आईडी सबके पास में रहेगा। अगर आप मेरे साथ में अगर इंस्टॉल करना चाहो तो आप कर सकते हो, कुछ एरर आया तो मुझे बता देना, ठीक है। आईडी VS कोड सबके पास में रहेगा। जैम्प हम लोग करते हैं। ठीक, जैम्प के लिए आपको क्या करना है कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जैम्प डाउनलोड मोस्टली तो सबके पीसी में रहेगा ही। यहाँ पर जाओगे आप अपने सबसे पहले आप अपना देख लेना कि कौन सा आपका कंफर्टेबल है आपके पीसी के लिए, है ना, बिट वगैरह चेक कर लेना थोड़े बहुत। तो यहाँ से आपको वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली डाउनलोड कर लेना और उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। डाउनलोड डाउनलोड और इंस्टॉल नॉर्मल होता है, उसमें कुछ बताने जैसा नहीं है, ठीक है। अगर आपने एक बार डाउनलोड कर लिया तो एक सेकेंड, आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो अब आपको उसको कैसे यूज करना है, आपको फ्रंट एंड और बैक एंड का लिंकिंग कैसे करना है, डेटाबेस उसके अंदर कैसे इन्वॉल्व होगा, वो मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। आपने जैम्प इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद देखो, अगर आपको करना है तो आप 5 मिनट में उसको कर लो, बहुत कम है ये, 144 MB का है। तो जब तक मैं आगे बताऊंगा तब तक आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ओके। सो उसके बाद में क्या करना है, आपने जैम्प इंस्टॉल कर लिया। जैम्प इंस्टॉल करने के बाद में अगर आप देखोगे तो ये उसका कंट्रोल पैनल है, आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ पर सर्च ऑप्शन में जाओ, जैम्प सर्च करो, ठीक है। इस तरीके से जैम्प कंट्रोल पैनल ये आपके में आ जाना चाहिए। अगर यहाँ तक नहीं आया तो इट मीन्स आपने इंस्टॉलेशन अच्छे से किया नहीं है, आपको वापस से इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें जैम्प में जा सकते हो, इस तरीके से आपका उसका कंट्रोल पैनल खुलना चाहिए। अगर आप कंट्रोल पैनल में ध्यान दोगे तो यहाँ पर उन्होंने अपाचे को भी दिया है, MySQL को भी दिया है, और यहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल है, फाइल जिला करके, मर्क्यूरी, टॉमकैट करके, ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। हमें बेसिकली यहाँ पर क्या चाहिए, अपाचे चाहिए, जो कि हमारे हमारे लिए एक सर्वर प्रोवाइड करेगा। और ठीक है, MySQL एक ऐसा है जिसके अंदर हम लोग अपने डेटाबेस को एंटर कर सकते हैं, ठीक है, डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है। आपको उसके लिए कोई भी कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। सो उसके भी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली कैसे होता है। हमने एक फोल्डर कहाँ पर बनाना है, आपने अगर डाउनलोड कर लिया जैम तो आप अपने पीसी में आ जाओ इसमें, ठीक है, C ड्राइव में चले जाना, ठीक है।
सी ड्राइव में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सी ड्राइव में नीचे की तरफ में, सी ड्राइव में आपको यहाँ पर जैम्प करके एक फोल्डर आ गया रहेगा। अगर आपने डाउनलोड किया रहेगा तो आपको इस जैम्प करके एक फोल्डर आ गया रहेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली इस जैम्प में जाना है, ठीक है। और एच टी डॉक्स करके ये जो फोल्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको जो भी और कहीं पर भी कुछ भी हमको टच नहीं करना है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ हमको एच टी डॉक्स में जाना है। अगर आपका नहीं डाउनलोड हुआ है या फिर इंस्टॉल नहीं हुआ है, ऐसा कुछ इशू आ रहा है, अगर ये फाइल है बट इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर नीचे आपको डॉट ई फाइल मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। जैम कंट्रोल का डॉट ई फाइल मिल जाएगा, आप यहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत सिंपल था, इतना स्टेप्स। ओके, एच टी डॉक्स में आ जाते हैं और हम कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशंस बनाते हैं, कोई भी चीज, जैसे मैंने देखो पिछले बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पे बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपने पीबीएल के बनाए हैं, क्विज वगैरह कुछ भी था, जो भी था मैंने इसके ऊपर बनाया, और यहाँ पर आपको एक फोल्डर्स बनाना है, ठीक है। और किसी भी चीज को मत टच करना, क्योंकि उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकता है आपके प्रोडक्शन में, या फिर आपका सर्वर नहीं बन सकता है फिर। इसके अंदर मेरे में बहुत ज्यादा फाइल दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियसली इसके ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो मेरे में वो सब प्रोजेक्ट के भी फाइल दिख रहे हैं। अगर आप अपने में देखोगे तो दो चार फाइल से दिखेंगे, ठीक है ना। तो आप उस चीज में से किसी भी एक फाइल को यहाँ पर बना लो, जैसे कोई भी एक फोल्डर को बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पर अभिषेक करके एक फोल्डर बनाया, मैं अपने नाम के हिसाब से बना, आप भी बना सकते हो। कुछ भी बनाओ, कोई भी जो भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है वो प्रोजेक्ट का एक फाइल बना लेना, ठीक है। और इसको कैसे आप वीएस कोड पे यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, ठीक है। अगर राइट क्लिक करके नहीं कर सकते तो आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोड स्पेस एक डॉट लगाना है, फिर एंटर कर देना है। तो सेम फाइल जो भी रहेगा आपका वो आपके वीएस कोड में खुल जाएगा, है ना। अगर आपके में वीएस कोड है तो वहां पर वो ओपन हो जाएगा। ये रहा मेरा वीएस कोड आ गया, ओके। ये मेरा पूरा का पूरा फोल्डर खुल गया, ठीक है। तो मुझे जहां पर जाना है इस पर्टिकुलर फोल्डर में जा करके यहाँ पे मुझे cmd कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ से मुझे ये ओपन कर लेना है कोड, ठीक है। तो ये मेरा ओपन हो गया। अभी के लिए मैं सब बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ओपन हो गया, ठीक है। थोड़े बहुत सेटअप्स कर लेना, बहुत सारे फाइल्स खुल गए, मैं वही बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया कि आपको वो पर्टिकुलर फोल्डर्स आप यहाँ पर ओपन कर लिए, तो मेरे में फाइल्स दिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दो चार फाइल्स आपके लिए बनाए हैं, क्योंकि टाइम कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं उतने कोड्स लिखने बैठूंगा तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से, आप यहाँ पर जब ओपन करोगे तो आपका ब्लैंक रहेगा, तो आप ब्लैंक है तो यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर कोड टाइप करो, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस डॉट पी एच पी, ठीक है। प्रैक्टिस डॉट पी एच पी करके आपने ओपन किया, डॉट एच टी एम एल भी कर सकते हो, बट क्यों डॉट एच टी एम एल अभी नहीं करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और आप आ जाओ अपने जैम के कंट्रोल पैनल पे। जैम का कंट्रोल पैनल क्या है, जो आपने डाउनलोड किया था, ठीक है। यहाँ से सर्च करना, अगर आप एच टी डॉक से किसी भी चीज को चला रहे हो तो आपके लिए जैम कंट्रोल पैनल उसके लिए ऑन रखना। देखो आप, आपके यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन देगा, तो आप वहां पर दोनों को स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप माई एसक्यूएल के वर्क बेंच वगैरह यूज किए हो और वो चीज है आपके पीसी में, तो आपका ये वाला पोर्ट नंबर है ना बिजी बताएगा, और यहाँ पर आपको कुछ एक रेड रेड करके एरर आ जाएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली आपके टास्क मैनेजर में जाकर के जो भी आपका माई एसक्यूएल का पोर्ट है उस पर्टिकुलर पोर्ट को आपको बंद कर देना है, ठीक है। क्योंकि 3306 जो पोर्ट नंबर है ना उस पे हमारा माई एसक्यूएल रन होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली अगर आपने कुछ भी जैसे मैंने बताया वैसे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगे तो आपको यहाँ पर एरर्स वगैरह नहीं आएंगे। बस आपको एक कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है, और यहाँ पर जाकर के लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन आपको ये सर्च करना है, ठीक है। ये अगर आपके में इंटरफेस आ रहा है, ठीक है, लोकल होस्ट पीएचपी का ये वाला अगर आपके में इंटरफेस आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपने डेटाबेस को बना सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आपके डेटा स्टोर होते रहेंगे। तो जो भी हमने तीन चीज के बारे में बात किया था, है ना, तीन चीज के बारे में बात किया था क्या, कि यहाँ पर आपका पीएचपी के लिए क्या चाहिए होता है, अपाचे का सर्वर चाहिए होता है और माई एसक्यूएल चाहिए होता है। अपाचे का सर्वर हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है, जैम, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, और जो भी हमारा माई एसक्यूएल का कोड है वो भी हम लोग जैम्प के थ्रू पीएचपी माई एडमिन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरफेस खुला है ना, ये एक्चुअल में हमने जो टिक मार्क किया है जैम्प कंट्रोल पैनल में, ये वाला माई एसक्यूएल,
वो उसका एडमिन पैनल है। अगर मैं इस एडमिन पे भी क्लिक करता हूँ, देखो मुझे यहीं पर रिडायरेक्ट कराएगा। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पर बहुत सिंपल होता है, अगर आप यही कमांड प्रॉम्प्ट से बनाते ना तो फिर आपको काफी टाइम जाता कि क्रिएट डेटाबेस, आफ्टर दैट क्रिएट टेबल्स, है ना। तो वो सब कमांड्स वगैरह लिख करके आपको पूरे के पूरे यहाँ पर डेटाबेस अपने बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको बस न्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद में जो भी आपको डेटाबेस देना है, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करके आपने डेटाबेस दिया, क्रिएट कर दो, तो वो डेटाबेस हमारा क्रिएट होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक प्रैक्टिस करके आ गया है, ये देखो ये प्रैक्टिस करके डेटाबेस हमने बना लिया। अब डेटाबेस के अंदर क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको डिक करते हैं, इसके अंदर क्या है कि अगर हम लोग कोई भी डेटाबेस यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, इस डेटा अगर ये रिलेशनल है, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस होता है, तो ये टेबल वाला डेटाबेस है ना। इसके अंदर टेबल्स में आपके रिकॉर्ड्स जो भी रहते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। तो टेबुलर फॉर्मेट में होता है क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस है। ओके, तो यहाँ पर आपके जो भी इंफॉर्मेशन रहते हैं वो हमारा आकर के स्टोर हो जाएगा। तो हमने पहले क्या कर लिया कि जो हमने वहां पर इस तरीके से यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया और जो भी उन्होंने डेटाबेस का नाम पूछा हमने बना लिया, प्रैक्टिस नाम से हमने डेटाबेस बनाया। ठीक है, अब वो हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आपको टेबल बनाना है क्या इसके अंदर। ऑब्वियसली बिना टेबल के हम डेटा कहाँ पर स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूजर डेटा के नाम से मैंने कोई एक टेबल बना लिया। ठीक है, ये जो टेबल हमने बनाया ये किसके नाम से बनाया, यूजर डेटा के नाम से हमने बनाया। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स उसके अंदर कितने होने चाहिए वो सब हमको यहाँ पे डिसाइड कर लेना है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स वगैरह मतलब क्या कि हमें क्या क्या स्टोर कराना है, जैसे सीरियल नंबर को स्टोर कराना है, उनके नेम को स्टोर कराना है ना। कोई भी हमारे वेबसाइट पे नेम डाले अपना, ईमेल डाले, ठीक है, फिर उसके बाद में उनका पासवर्ड हमको यहाँ पर स्टोर कराना है। ठीक है, और किस डेट और टाइम पे उन्होंने हमारे वेबसाइट पे आए थे वो पर्टिकुलर चीज हमको यहाँ पर स्टोर कराना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको, कितने कॉलम्स हो गए इसके लिए, एक दो तीन चार पाँच, पांच कॉलम्स हो गए। तो हमने यहाँ पर चार किया है तो इसको हम मैनुअली पांच भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो वो हमसे पूछते हैं कि आपको क्या नाम से टेबल बनाना है। ठीक है, नेम क्या रखना है आपको अपने टेबल का। तो पहला तो हमारा सीरियल नंबर ही था। ठीक है, पहला हमारा क्या था, सीरियल नंबर था इस तरीके से। फिर उसके बाद में उसका कौन से टाइप में, सीरियल नंबर 1 2 3 4 ये होता है तो इंटीजर टाइप ही होता है। उसका लेंथ आपको कितना रखना है, 11 रख दो। ठीक है, डिफॉल्ट मतलब उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आप क्या डालना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं, नन रखो अभी के लिए। ठीक है, कलेक्शंस वगैरह छोड़ो, एट्रीब्यूट छोड़ो, नल, नल आप रख सकते हो, हाँ रख सकते हो, ठीक है कोई नहीं। अब देखो अगर आपको नल रखना है तो आप नल पे क्लिक कर देना, लेकिन ये एआई जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट बोलते हैं। अगर आप इसको क्लिक कर देते ना ऑटो इंक्रीमेंट को, तो इसका मतलब है कि मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे देखो अगर मैं मेरे पास में कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसके अंदर मेरे पास में ना 1000 एम्प्लॉयज है, अब मुझे पता करना है कि मुझे एक एम्प्लॉय को ढूंढना है, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ दैट एम्प्लॉय इज रिशुल। ठीक है, अगर मुझे रिशुल को फाइंड आउट करना है पूरे एम्प्लॉय लिस्ट में, तो बहुत हेक्टिक टास्क है कि अगर मैं वन बाय वन जा करके देखूं, लेकिन मैं ये असाइन कर दूंगा कि रिशुल करके जो एम्प्लॉय था उसका मेरा जो एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी आईडी को मैं 26 रख देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मैं 26 नंबर से फेच कर सकता हूँ कि हाँ ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसके अंदर। तो ये जो है ना ये सबके लिए डिफरेंट होना चाहिए। अगर मैं 26 किसी और को भी दे दूंगा तो वहां पर दिक्कत हो जाएगा ना कि यहाँ पर दोनों के बीच में कलेक्ट जो भी रहेगा डेटाबेस में यहाँ रिडंडेंसी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें 26 जो है ना ये एक स्पेसिफिक नंबर है और एम्प्लॉय आईडी सबके लिए एक डिफरेंट होना चाहिए। तो वही चीज होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की हमें बताता है कि एक ऐसा चीज जो सबका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम उसको सीरियल नंबर को दे देते हैं कि 1 2 3 4, जैसे जैसे एम्प्लॉयज आते जाएंगे सीरियल नंबर होगा। अगर आप कोई कंपनी के लिए डेटाबेस बना रहे हो तो एम्प्लॉय आईडी करके बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर आप फोन नंबर पे लगा सकते हो। नेम वगैरह पे आप प्राइमरी की नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पर ना रिडंडेंस हो सकता है, माइट भी चांस कि मेरे पास में दो एम्प्लॉय जिसका नाम रिचुल है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये चीज इग्नोर करना है। ठीक है, कभी भी प्राइमरी की हमें कुछ नंबर वगैरह वैल्यू पे डालना है जो कि यूनिक होगा। आधार कार्ड नंबर्स वगैरह ये सब यूनिक हो गया ना, तो इन सब पे हम प्राइमरी की अपना बना सकते हैं। जस्ट हमको यहाँ टिक करना है कि ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल कि जो पहला एम्प्लॉय आया उसके लिए मैंने सीरियल नंबर 1 दिया, तो सेकंड के लिए अगर मैं सीरियल नंबर नहीं भी दूं तो वो ऑटोमेटिक 2 ले ले, 3 ले ले, 4 5 6। अगर मैं मान लेते कि पहले वाले को मैंने 56 दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने जो भी डेटा एंटर करते जा रहा हूँ मैं खुद दे ही नहीं रहा हूँ,
तो ऑटोमेटिक 57, 58, 59 इस तरीके से ये ऑटो इंक्रीमेंट करते चले जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो एआई का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। जैसे आपने ऑटो इंक्रीमेंट किया, यहाँ पर आपको प्राइमरी की हो गया। ठीक है, ठीक है, इतना आपने कर लिया। सिमिलरली आपको यहाँ पर जो भी चाहिए कि मुझे उनका नेम स्टोर कराना है, मुझे उनका ईमेल स्टोर कराना है, उसके बाद में वो पर्टिकुलरली कुछ मैसेज करे तो वो मैसेज हमको स्टोर कराना है। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी ने कुछ ग्रीवियंस डालना है, ऐसा कुछ एक वेबसाइट बनाओ जिसके अंदर लोग कुछ ग्रीवियंस डाल सके। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं कि वो बंदा अपना नाम डाले, ईमेल डाले, ठीक है, और उसके बाद में वो पर्टिकुलरली एक मैसेज लिख दे कि जो भी उसे इशू है वो मैसेज वहां पर लिख दे। और डेट टाइम मैं डाल देता हूँ कि पर्टिकुलरली किस डेट पे और किस पर्टिकुलर टाइम पे उसने अपना ये क्वेरी डाला है। ठीक है, तो सबका डेटा टाइप अलग अलग होता है। जैसे नेम में हमको वेरकर वगैरह यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वेरकर हम लोग यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, बट टेक्स्ट बहुत बड़े नंबर के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप HTML में देखे रहोगे तो जो टेक्स्ट होता है नॉर्मली वो बहुत छोटा वैल्यू लेता है, जो टेक्स्ट एरिया होता है, टेक्स्ट एरिया वो काफी बड़ा वैल्यू ले सकता है। उसके अंदर हम लोग है ना काफी बड़े से पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ना वेरकर यूज करना है, वेरकर को हमने यूज किया। ठीक है, ईमेल में तो ठीक है वेरकर ही रख देते हैं। मैसेज में हम लोग क्या कर सकते हैं कि मुझे बहुत बड़ा कोई मैसेज डाल दिया तो इसके लिए मैं टेक्स्ट रखता हूँ। ठीक है, डेट एंड टाइम में यहाँ पर आपको आना है नीचे और डेट एंड टाइम का एक स्लॉट रहेगा, उसको चूज कर लेना है। बस सबका लेंथ देना है कि मान लेते हैं कि मैंने नेम 50 दे दिया, 50 बिट्स का है। ठीक है, ईमेल 50 और टेक्स्ट को मैं ठीक है बड़ा वैल्यू दे देता हूँ, 100 दे देता हूँ। ठीक है, डेट टाइम को मैं वैल्यू नहीं देता हूँ। ठीक है, जब आप नहीं दोगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आई थिंक आपका टेबल बन गया है। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अगर डालना रहा तो आप डाल सकते हो कि मान लेते हैं कि जैसे ईमेल में बंदा अगर ईमेल नहीं डाल रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या उसको नल प्रिंट कराना है। करंट टाइम स्पेन मतलब जो कि हम यहाँ डेट और टाइम में भी प्रिंट कराने वाले। ठीक है, इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं करंट टाइम स्पेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सब हमको आगे थोड़ा बहुत अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप इसमें कर सकते हो, बट इतना बेसिक्स था, इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि हमको ये सेव कर लेना है, जो भी हम बना रहे थे सेव कर लिए। तो हमारा देखो टेबल बन के रेडी हो गया, जिसके अंदर हमारे टेबल में क्या होगा, पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा नेम है, फिर ईमेल है, फिर हम मैसेज कर सकते हैं, डेट टाइम और उनका डेटा टाइप्स क्या है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स, नल, डिफॉल्ट, जो भी आप यहाँ पर क्लियर होगा कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर करंट टाइम स्पेन आना चाहिए, मतलब अभी का टाइम और जो भी डेट और टाइम वो आ जाना चाहिए। ठीक है, और ऑटो इंक्रीमेंट मतलब आपने इसको प्राइमरी इंडेक्स बनाया। अभी भी आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप इन चेंज वगैरह पे जाके कर सकते हो। ड्रॉप मतलब होता है कि पूरे के पूरे को हमें ड्रॉप करना है। ठीक है, अब उसके बाद में मुझे अब इसके अंदर डेटा वैल्यू को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अभी एग्जाम इतना इजी कर दिया है ये सब चीजों को कि आप डायरेक्टली इंसर्ट पे जाओ और यहाँ से आप अपने वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, वन नेम में फॉर एग्जांपल मैं चेक डालता हूँ, ईमेल में मैं, ठीक है, और यहाँ पर मुझे जो भी ग्रीवियंस रहेगा मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, आपको जो भी रहेगा यहाँ पर ग्रीवियंस आप डाल दोगे। करंट टाइम स्पेन लिया, हम इस पे कुछ ओवरराइड नहीं कर सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट करंट टाइम स्पेन ले लिया है। ठीक है, अब गो पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि वन रो इज इंसर्टेड। ठीक है, एक रो हमारा इंसर्ट हो गया है। तो अब हम ना ब्राउज करके देखेंगे कि क्या हमने जो डेटा एंटर किया आया क्या। हाँ आया है, देखो यहाँ पे सीरियल नंबर 1, नेम अभिषेक, ईमेल पर्टिकुलरली जो मैंने प्रोवाइड किए थे, जो भी मैंने मैसेज और ग्रीवेंस डाले थे वो मेरे डेटाबेस में आ गए। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि जो वेबसाइट का थर्ड पार्ट मतलब कि आपने अपना डेटाबेस बनाना सीख लिया। ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं कि पूरा एसक्यूएल के कमांड्स आने चाहिए, बट अगर वो भी आता है तो आप डायरेक्टली अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर वो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको अगर एसक्यूएल के डायरेक्ट कमांड लिखने तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। एसक्यूएल के कमांड के थ्रू आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा फ्रंट एंड तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में HTML CSS जावास्क्रिप्ट से कर लिया। ठीक है, हेलो अभिषेक, हाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हैं वो एक स्टूडेंट को डाउट है, वो दिखा दे एक बार। एक मिनट। क्या ड्रॉप? वो जो अपन पाथ डालते हैं ना इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए, ताकि वो पाथ पे रन हो, अच्छा इसको सेटिंग में जाके वो करते हैं ना सेटिंग। एक सेकंड,
डाउट समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं, वापस वापस बोल। अरे वो पर्टिकुलर पाथ डालते हैं ना इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करने के लिए, जैसा जैम का पाथ डालना पड़ेगा अपने को इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करने के लिए, ताकि अच्छा तभी जाके वो कमांड रन होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो तो वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, वहां पे किसे एरर आ रहा है? कौन है, स्क्रीन अपना शेयर करे, वहां पे तो इशू नहीं आना चाहिए। अब कोई कंपाइलर तो कर नहीं रहे, तो वहां पे क्यों इशू आएगा? मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, बोल उसको शेयर कर। आर्यन, आर्यन है टोल नंबर 27 कॉम्स का। आप कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, आप शेयर करो इजीली, तो कुछ ज्यादा फैब्रिकेट मत हो। एक्चुअली यहाँ पे बोल रहा है एरर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ऊपर का दिखाओ, लोकल वेरिएबल 800 ठीक 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 ठीक। हाँ ऊपर लाइक ऊपर इट्स, डेवलपमेंट वो सब। बोल रहा है कि पीएचपी का ये वेरिएबल सेट करो, पाथ सेट करो। अच्छा, ये इशू नहीं आना चाहिए था। एक बार अपना फोल्डर दिखा दो ना, एच टी डॉक्स वाला। एच टी डॉक्स वाला, हाँ वो फोल्डर दिखाओ, उसमें कुछ इशू हुआ रहेगा। आपने ये जो नीचे वाला ये सब पहले से बनाया हुआ था कि ये सब बना नहीं नहीं हुआ है? नहीं, बना हुआ था पहले। बना हुआ पहले से बना था। हुआ था ना, इसको हाँ, डिलीट कर दो सब। ये सबको। हाँ, अपना सब छोड़ के बाकी सब। चलेगा, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक। रन करना एक बार हो तो जाना चाहिए, उसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अगर आपको करना भी रहा तो कंट्रोल पैनल ओपन करके आप कर सकते हो उसको। अगर आपको करना है तो आप स्क्रीन शेयर करो, मैं बता देता हूँ उसको कैसे करते हाँ, मैंने कर दिया वो एनवायरमेंट वेरिएबल सेट। हैं। ठीक है, सिंपल है वो, कंट्रोल पाथ में आपको सिस्टम एंड बट हाँ उसके उसके रिलेटेड कुछ इशू आना नहीं चाहिए, सो दैट आपको ही आपके पास में जैसे आप पाइथन वगैरह करते हो ना, वहां पे डिफिकल्टी होने लग जाएगी, कभी काफी बार इसकी वजह से वो भी एरर हो जाता है। तो आप वहां से कर सकते हो कि एडवांस सेटिंग में जा करके इन्वायरमेंट वेरिएबल का जो भी बटन वगैरह रहेगा, वहां से कर सकते हो। ठीक है। सो हमने कुछ बेसिक चीजें इसमें कवर कर ली है कि डेटाबेस, अब देखो फ्रंट एंड आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आप बना लिए थे, ठीक है ना? अगर आपने बनाया था तो आप उसको ट्राई करना कि इसको बैकएंड से कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है? अब हमने डेटाबेस इसके लिए बना लिया कि आपका जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको आएगा, उस इंफॉर्मेशन को आपको ला करके डेटाबेस में स्टोर कराना है, ठीक है? तो इस डेटाबेस में स्टोर कराना है आपको। हमने डेटाबेस बनाना सीख लिया, डेटाबेस में टेबल बनाना सीख लिया, और डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं वो हमने देख लिया, बट वो पूरा का पूरा अभी हमने जैम्प के थ्रू देखा है, ठीक है? तो ये पार्ट हमने कवर कर लिया, ये पार्ट कर लिया। अब हमको पीएचपी में देखना है कि पीएचपी के थ्रू इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है? पीएचपी से हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है? वो हमको थोड़ा सा देखना है। ओके, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा फॉर्म बनाया था। अभी इसके अंदर क्या है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, तो आपको यहाँ HTML के कोड तो समझ में आ जाएंगे, ठीक है? सिंपली मैंने, ये तो स्टाइल है, इसको आप ठीक है, इसको आप बोल जाओ। हमने यहाँ पर देखो फॉर्म टैग बनाया है, ठीक है? HTML में ये सबको तो आना ही चाहिए कि फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, ठीक है? बहुत बेसिक है कि आपको फॉर्म्स बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज करना है, ठीक है? अभी इस सेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो आपने ऑलरेडी कर लिया रहेगा, ठीक है? ये चीज आप अपने फ्रंट एंड वाले सेशंस में कर लिए रहोगे। अब हमको क्या करना है कि फॉर्म्स के अंदर दो चीज, हमने दो एट्रीब्यूट्स को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है? फॉर्म्स के जो दो एट्रीब्यूट है, एक एक्शन एट्रीब्यूट और एक मेथड एट्रीब्यूट, इसको हम ऐड कर रहे हैं। हम क्या बोलना चाहते हैं कि जब भी हम सबमिट बटन को क्लिक करें तो हमको ये एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। वो एक्शन क्या है? सेव डेटा डॉट पीएचपी। अब ये क्या है? ये हमने एक यहाँ पर बनाया है सेव डेटा डॉट पीएचपी। सेव डेटा क्या करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आप इस पर्टिकुलर फॉर्म पे लिख रहे हो, वो मेरा क्या करेगा, स्टोर करा देगा डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सेव डेटा डॉट पीएचपी करके एक फाइल बनाया है।
अब मैं उसके लिए मेथड क्या यूज करने वाला हूँ, पोस्ट। थोड़ा सा मैं मेथड को बता देता हूँ। मेथड्स, ठीक है। सो ठीक है, मेथड्स क्या होता है, दो, अभी आप देखोगे तो मल्टीपल मेथड्स है, ठीक है। हमारे लिए अभी के लिए बेसिकली दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक गेट मेथड है और एक पोस्ट मेथड है, ठीक है। ये दो मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट मेथड क्यों यूज होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी एक डेटाबेस बनाया है, या फिर आप कोई भी चीज देखो, अगर आप अपने ब्राउजर पे जाओ, ब्राउजर पे जाने के बाद किसी भी चीज को सर्च करते हो, जैसे गूगल, ठीक है, गूगल को आपने सर्च किया, या फिर आप एक सिंपल सा चीज सर्च कर सकते हो, हाउ टू क्रिएट फॉर्म। इस तरीके से आपने मान लेते हैं कि गूगल पे गए, आपने इस चीज को सर्च किया, ठीक है। तो अगर आप गेट मेथड को अगर आप समझोगे इसके अंदर, तो फिर जैसे ही आपने एंटर बटन हिट किया, आपने ये लिखा उसके अंदर यूआरएल के अंदर जो भी आपको वहां पर सर्च सर्च बॉक्स था कि हाउ टू क्रिएट दी फॉर्म्स, और गेट मेथड क्या करेगा उसको, हाउ प्लस टू प्लस क्रिएट प्लस फॉर्म्स, ठीक है। ये हमारे सर्वर के पास में रिस्पॉन्ड को भेजता है, बट ये जितनी भी चीजें ना, ये हमको शो हो जाता है कहाँ पर, हमारे यूआरएल्स में, गेट मेथड के अंदर, ठीक है। काम दोनों का सेम है, गेट और पोस्ट का, बट गेट गेट मेथड में चीजें हमको ना दिख जाता है अपने यूआरएल टैब के अंदर, बट जो पोस्ट होता है ना, वो एनक्रिप्टेड होता है, वो हमको ये सब चीजें नहीं दिखाता। अब ये कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, जब हमको नॉर्मल कोई सर्च बॉक्स वगैरह यूज करना है जिसके अंदर हमको डेटा, उतना ज्यादा प्राइवेट डेटा नहीं होता, तो वहां पर हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, गेट मेथड को यूज कर सकते हैं। अब पोस्ट को कहाँ पर यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक अपना वेबसाइट बना रहा हूँ और उसके अंदर बोलता हूँ कि जो भी मेरा यूजर रहेगा वो आकर के यहाँ पर लॉग इन करना चाहिए, ठीक है, लॉग इन करना चाहिए, जिसके अंदर वो अपना यूजर नेम डाले और पासवर्ड डाले। तो क्या होता है ना कि मुझे यूजर नेम तो डिस्प्ले हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर पासवर्ड डिस्प्ले हो जाएगा तो फिर वो थोड़ा सा अनऑथेंटिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे कि किस तरीके का हमने सिस्टम बनाया जिसके अंदर पासवर्ड कोई भी देख सकता है ना, यूआरएल में। तो और वो कैसे देख सकते हैं, आप देख सकते हो, अगर आप इंटरनली आप जाओगे ना, तो वो देख सकते हैं कि पासवर्ड्स, अगर हमने गेट मेथड यूज किया तो पासवर्ड्स हमको दिख सकते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैं खुद अपने पीसी से लॉगिन कर रहा हूँ तो मुझे दिख गया तो क्या दिक्कत हो गई, बट अगर कोई थर्ड पर्सन भी देखना चाहे तो वो आपके सर्वर पे आकर के देख सकता है, ठीक है। तो वो चीज से बचने के लिए हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं, जिसके अंदर वो पूरा का पूरा एनक्रिप्ट हो जाता है, जो कि हमें नहीं दिखता है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है। तो जिसके लिए हम लोग इन सब चीजों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा कि आप एक दो बार पोस्टमैन एपीआई को थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आते हैं कि हमने मेथड यहाँ पर बता दिया कि पोस्ट मेथड से जो भी मैं डेटा को यहाँ पर फॉर्म में लिखूंगा, वो पोस्ट मेथड के थ्रू सेव डेटा में जाएगा, सेव डेटा डॉट पीएचपी में जाएगा, जो भी एक्शन उसके अंदर रहेगा वो एक्शन परफॉर्म होगा। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी हमारा यहाँ पर फॉर्म्स था, फॉर्म्स में हम क्या करेंगे, उनसे दो डेटा एंटर कराएंगे, ठीक है, और सबमिट कराएंगे, ठीक है। ये दोनों डेटा को वो जाएगा यूज डेटा डॉट पीएचपी के अंदर, ठीक है। यूज डेटा पीएचपी के अंदर एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, एक्शन परफॉर्म होगा, मतलब इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर वैलिडेशन होगा, ठीक है। और इसके अंदर ही हम लोग एसक्यूएल की क्वेरीज वगैरह लिखेंगे, जिसके थ्रू हमारा क्या होगा, ये जो भी दोनों डेटा थे, ये दोनों डेटा कहाँ पर चले जाएंगे, हमारे डेटाबेस में चले जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया क्या कि ये आपका फ्रंट एंड पार्ट होगा, जो कि आपने जो भी डेटाबेस लिया था, ये आपका क्या करेगा, बैकएंड इंजन है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका स्क्रिप्टिंग है, जो भी जो चीज क्या करेगा, वैलिडेट वगैरह करके आपके डेटा को यहाँ पर जाने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है कि आपने डेटा को कैसे आपको स्टोर कराना है, बट डेटा को अगर रिट्राइवल करना है तो आप यहाँ से क्वेरी भेजोगे कि चलो मेरे को इसका डेटा ला करके दो, ठीक है। और वो क्या करेगा, पहले तो आपको वैलिडेट करेगा कि आप एक वैलिड यूजर हो कि नहीं, अगर आप वैलिड यूजर ही नहीं हो तो वो क्यों आपको डेटा ला करके देगा, ठीक है। वो वैलिडेट करेगा और वो यहाँ से आपको डेटा ला करके वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वर्क होने वाला है। अब मैं आपको फॉर्म्स तो एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से फॉर्म से दो एट्रीब्यूट हमारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एक हमारा मेथड्स हो गया, और दूसरा हमारा क्या था, एक सेकेंड, ठीक है। एक हमारा मेथड हो गया और एक हमारा हो गया एक्शन, ठीक है। आप अपने एक छोटा सा फॉर्म आपको भी बनाना है, ठीक है। आप अपने आफ्टरनून वाले सेशन में ये प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप वहाँ पे पूछ लेना कि मेथड्स वगैरह क्या रहेंगे, एक्शंस कैसे रहेंगे, आपको कैसे उसको लिखना है, ठीक है। सिंपल थे ये, एचटीएमएल के अंदर आपको बस इतनी ही चेंजेस करनी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि सेव डेटा डॉट पीएचपी के अंदर क्या क्या, अच्छा उसके पहले भी एक छोटा सा सिंपल सा ऐसा है
कि जब भी मैं डेटा को इंसर्ट करूं तो मेरे को एक वेलकम मैसेज पॉपअप होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर बदल देता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि जब भी मैं डेटा को इंसर्ट करूंगा तो मेरे को ये कॉल होना चाहिए। ठीक है, ये कॉल होना चाहिए। अब अब इसको रन करते हैं। आपने क्या कर दिया रहेगा कि आपने जैम्प वगैरह में सब फाइल वगैरह बना दी है, एचटी डॉक्स में आकर के इन तरीके की फाइल आपने बना दी है। मैं इसको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में एचटीएमएल का कोड डाल देता हूँ सो दैट आप अपने एंड से देख पाए। एचटीएमएल का ये रहा कोड। ठीक है, और उसके बाद में आपको एक उसी के अंदर बना देना वेलकम डॉट पीएचपी। ठीक है, देखो पीएचपी को हम लोग कैसे एचटीएमएल के अंदर लिखे, कुछ नहीं, नॉर्मली जहां भी हमको पीएचपी लिखना है हमको बस इस तरीके से ब्रैकेट्स इनके यूज करने हैं, जो कि हमने बेसिकली देखा था। इतना दूर मैंने पीएचपी लिखा, ये देखो। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, बीआर टैग लगा देता हूँ, वो तो एचटीएमएल का यहाँ से आ गया। फिर ये चीज मैं यहाँ पे प्रिंट करा के वापस से यहाँ पे पीएचपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो मैं इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये दो चीज आप अपने ना, जो भी अगर आपने जैम्प तक सही से किया है ना तो, और आपके वीएस कोड में खुल भी गया है, तो आप इन दो फाइल्स को बनाओ और उसके बाद में देखोगे तो अच्छे से चलेगा। ठीक है, ओके। सो हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारा यहाँ पर डेटा हम एंटर करेंगे, नेम वगैरह हो गया या ईमेल हो गया, तो जो भी हम इंसर्ट करेंगे और सबमिट बटन को दबाएंगे, उसके बाद में हमारा वेलकम डॉट पीएचपी को इन्वॉक होना चाहिए। वेलकम डॉट पीएचपी में क्या है, वेलकम डॉट पीएचपी क्या बोलता है कि जो भी तुमने वहां पर नेम दिया था, पोस्ट के थ्रू जो भी नेम आ रहा है, मतलब जो कि आपने, देखो ये इस तरीके से आपको सिंटेक्स लिखना है कि जो आप वहां से आप सेंड कर रहे हो। ठीक है, पोस्ट मेथड के थ्रू आपने सेंड किया, वो पोस्ट मेथड से क्या होगा कि नेम जो भी रहेगा, अब नेम कैसा है, एक सेकंड, आप अपने इंडेक्स डॉट पीएचपी पे देखोगे तो ये नेम आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, ये वाला, ये पार्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। नेम के लिए नेम मैंने यूज किया, ईमेल के लिए मैं ईमेल यूज किया हूँ। ठीक है, और और इसके लिए मैंने मैसेज यूज किया है। तो इन्हीं तीनों के थ्रू ना मैं उनको कॉल करूंगा अपने बैकएंड वाले फॉर्म्स के अंदर या फिर पीएचपी के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वेलकम डॉट पीएचपी में जाता हूँ। अभी के लिए मुझे खाली क्या चाहिए, उनका नेम चाहिए और ईमेल चाहिए, कि जब भी लोग आए मेरे वेबसाइट पे ये तीन चीज प्रोवाइड करें तो उनको ये सिंपल सा नेम और ईमेल उनका प्रिंट कर देना। तो इसको हम रन करके देखते हैं कैसे होगा। अगर आपने अपना जैम कंट्रोल पैनल वगैरह सब ऑन करके रखा है तो आपको यहाँ पे एक चीज सर्च करना है, लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट में आपने जैम्प में कौन सा फोल्डर बनाया था, जैसे मैंने अभिषेक के नाम से बनाया था। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये जैम्प एचटी डॉक्स के अंदर, एचटी डॉक्स के अंदर ये जितने भी थे, तो मैंने किस नाम से बनाया था, मैंने अभिषेक के नाम से, मैंने अपने पर्सनली अपने नाम से इसको बनाया था। तो मैं उसको यहाँ पर लिखूंगा, है ना। ठीक है, तो मैंने इसको कॉल करना है। अभी अभिषेक लिख करके मैं अगर एंटर कर दूंगा, ठीक है, अगर एंटर कर दूंगा तो एक चीज होना चाहिए आपके अंदर। मान लेते हैं आपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाया या फिर इंडेक्स डॉट पी एच पी बनाया, तो वो वैल्यू कॉल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म्स को तो अभी आप भूल जाओ, क्योंकि वो फॉर्म्स मैंने अभिषेक के अंदर भी फॉर्म्स बनाया, तो वो भी मुझे यहाँ पर करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभिषेक के अंदर जाकर के फॉर्म्स में जाना है। ठीक है, फॉर्म्स में जाना है और फॉर्म्स के अंदर वो ढूंढेगा। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है, फॉर्म्स के आगे ब्लैंक रखा है, इसका मतलब वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को वहां पर सर्च करेगा। और आपके फॉर्म्स के अंदर देखो ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल था, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर क्या था कि आपका यहाँ पर फाइल्स जो भी आपने फॉर्म्स लिखे थे वो। मान लेते कि आपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं रखा, कुछ और नाम रखा है, तो उसके लिए आपको उसका पर्टिकुलर नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसका पर्टिकुलर नेम लिखना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी लिख सकता हूँ, या फिर मुझे कोई, अगर मान लेते कि मैं कोई नेम से अपना बनाया था, तो वो भी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे मुझे ये फॉर्म्स यहाँ पर विजिबल हो गए। अब मैं फॉर्म्स में कुछ भी डेटा एंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डेटा लिया और यहाँ पे मैंने अपना कुछ मैसेज लिखा। ठीक है, मैसेज लिखा और सबमिट बटन को मैं क्लिक करता हूँ। एक सेकंड, जैसे ही मैं सबमिट बटन को क्लिक करता हूँ तो मुझे देखो यहाँ पर दो चीज आ जाता है, वेलकम अभिषेक एंड फॉलोड बाय कि आपका ईमेल एड्रेस ये है जो आपने प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो ये चीज हमने, यही तो हमने किया था ना यहाँ पर। जब भी फॉर्म्स में मैंने क्या किया था, अपना नेम और ईमेल वगैरह एंटर किया था, वो मेरा वेलकम डॉट पीएचपी क्या करेगा, इन सब चीजों को मेरे सर्वर पे ला करके मुझे दिखाएगा। ठीक है,
हमने क्या किया, अपाचे से रिक्वेस्ट किया कि मुझे ना ये ला करके दो, ठीक है। तो वो इन सब चीजों को ला करके यहाँ पर प्रिंट करा है। तो ये एक बहुत सिंपल सा था कि आपने क्या किया, कि आपने जो भी फॉर्म्स में डेटा लिया उसको आपने सर्वर पे अपने प्रिंट करा है, ठीक है। ये बहुत बेसिक फंक्शनैलिटी है। इसी तरीके से आपको अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाते जाना है, तो आप एक वेबसाइट्स को आराम से बना सकते हो, ठीक है। यही सब फंक्शंस होते हैं, बस थोड़े से और नॉलेज चाहिए उसके लिए, ठीक है। इतना आपको आ गया, ठीक है। तो सिंपली इतना हमने कर लिया, वेलकम मैसेज एक प्रिंट करा दिया। अब हमारा टास्क क्या है कि जो हमने डेटाबेस में डेटा बनाया था ना, डेटाबेस एक बनाया था न्यू यूजर के नाम से, ठीक है। प्रैक्टिस में एक न्यू यूजर के नाम से बनाया था, और उसके अंदर मुझे इन सब पूरे डेटा को ले जा करके फिल करने हैं, ठीक है। जो भी हमारा यूजर फ्रंट एंड में डेटा डालेगा उसको बैकएंड में ले जा करके मुझे फिल करना है। तो मैं वो करता हूँ। देखो, सेव डेटा को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोड मैंने पहले से लिख दिया था क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा पूरा एक चीज लिखने में। सिंपल है ना। ये सब तो आपको पता रहेंगे कि ये अपना बॉयल अपलेट है, ठीक है, HTML का। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैंने यहाँ पर इंटरनल CSS लिखे हैं थोड़े से, है ना, मॉडिफिकेशन किया है थोड़े से। ओके, सो ये सब तो आपके HTML थे। यहाँ से आपका PHP स्टार्ट होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको PHP में कैसे इसका कनेक्शंस बनाना है। मैं थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है। PHP में आपको कनेक्शन किस तरीके से बनाना है वो देखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको PHP के अंदर सबसे पहले उनको लेकर के जाना, उनको कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर आप डिक्लेयर कर लेना, ठीक है। अगर आप अब भी साथ में कर ले तो ज्यादा वेल एंड गुड रहेगा। कि आपको एक सर्वर यहाँ पर बनाना है, एक वेरिएबल सर्वर नेम के नाम से कुछ भी आप कर सकते हो। सर्वर, सर्वर नेम, सर्वर हाइफन नेम, सर्वर डैश नेम, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। डैश मत यूज करना क्योंकि वो अगेंस्ट वेरिएबल्स के हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। यूजर का नेम यहाँ पर आपको डालना है, पासवर्ड डालना है, DB नेम डालना है। इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, बट मैं कन्वीनियंट के लिए बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि आपने किस लिए वेरिएबल्स बनाए हैं, सो दैट आपको वो मेमोराइज रहे। तो इसके लिए आपको ये सब नेम्स में ही अगर आप बना रहे हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सर्वर नेम हमारा क्या रहेगा, लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे ये पूरा परफॉर्म करने वाले हैं। और देखो, यूजर नेम क्या है, जो भी आपने जैम्प को लिया उसका जो यूजर नेम था जैम्प में, MySQL का जो भी आपका यूजर नेम था वो रूट रहता है, बाय डिफॉल्ट रूट रहता है। अगर आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं किए हो तो वो रूट है, ठीक है। और उसका जो पासवर्ड होता है ब्लैंक होता है, ठीक है। तो अगर आपने उसको कुछ पासवर्ड वगैरह सेट करके रखे पहले भी, जैसे कि आपके अगर प्रीवियसली भी MySQL के कुछ क्लास वगैरह हुए रहेंगे, ठीक है, आपके सेमेस्टर्स में, तो आपने उसके जरूर कुछ ना कुछ पासवर्ड्स वगैरह सेट किए रहेंगे अगर आप उसको कमांड लाइन पे किए थे तो। अभी यहाँ पर अगर नॉर्मली जिस वे में मैं बताया, अगर आप ऐसे किए रहोगे तो वो पासवर्ड आप वहाँ पे एंटर कर देना जो आप बनाए थे, अदरवाइज उसको ब्लैंक ही रख दो, ठीक है। और डेटाबेस मुझे यहाँ पर बताना है कि मैंने कौन सा डेटाबेस में डालना है। DB नेम्स में डेटाबेस का नेम आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कौन सा डेटाबेस बनाया था, प्रैक्टिस करके बनाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, प्रैक्टिस करके मैंने डेटाबेस बना दिया, ठीक है। प्रैक्टिस करके जो मैंने डेटाबेस बनाया था वही है, ठीक है, जिसके अंदर सीरियल नेम, नेम, ईमेल, मैसेज, डेट है, ओके, ठीक। और फिर उसके बाद में मैं कनेक्शंस बनाना चाहता हूँ, तो ये मैंने एक और वेरिएबल्स बनाया जिसके अंदर कुछ सिंटेक्स लिखे, जो कि MySQL जो होता है आपका इंटरनली PHP का ये एक फंक्शन है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने SQL को कनेक्ट करते हो, किससे, अपने PHP और फ्रंट एंड से, ठीक है। यहाँ पर आपको SQL को कनेक्ट करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली आपका सर्वर नेम क्या है जो कि आपने लोकल होस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया है, ठीक है। उनको यूजर नेम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आपका क्या यूजर नेम है जो कि रूट था, पासवर्ड उनको देना पड़ेगा, और डेटाबेस का नाम क्या था ये आपको इतना, तीन चीज यहाँ पर, चार चीज आपने दिया। फिर आपने एक कनेक्शन बना लिया है। अभी तक कनेक्शन बना नहीं है, सॉरी, कनेक्शन बन गया है इस पॉइंट पे, सॉरी, कनेक्शन यहाँ पर इस पॉइंट पे आपका बन चुका है। आपको चेक करना है कि क्या कनेक्शन बना है क्या। अगर कनेक्शन बन गया है तो फिर ठीक है, अगर कनेक्शन नहीं बना है तो मुझे वो कनेक्शन एरर्स मुझे यहाँ पर प्रिंट करो कि क्या रहेगा, है ना। डाई करके एक फंक्शन होता है जो कि हम यूज करते हैं ठीक है, कि सबसे पहले वो क्या करेगा कि कनेक्शन फील्ड लिख के आ जाएगा और कॉन्कैटिनेट करेगा। कॉन्कैटिनेशन इसका ऑपरेटर यहाँ पर यूज हुआ है कि जो भी एरर था उस एरर को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अगर हम कुछ भी एरर यहाँ पर डालते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ पासवर्ड लिख दिया और वो एक्चुअल में मेरे डेटाबेस में कुछ पासवर्ड ही नहीं है, तो वो तो कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे वो एरर प्रिंट कर देगा कि हाँ पर्टिकुलरली आपका ये एरर है, इसकी वजह से आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। अगर ये एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एल्स में आपको क्या, अगर जो भी रहेगा तो आपको एल्स में जो भी डेटाबेस आपका रहेगा उसके बारे में अगर कुछ मैसेज वगैरह प्रिंट करना रहेगा, सॉरी, तो वो वहां पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
इतना आपने कर लिया। अगर कनेक्शन रहेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, अगर कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो ये आपको एरर यहाँ पे प्रिंट कर। फिर उसके बाद में हमने क्या करना है कि अगर कनेक्शन बन गया है तो क्या करेगा वो, जो आपने फॉर्म्स में, अब ये तो ठीक है आपने यहाँ तक डेटाबेस को कनेक्ट किया है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो जो भी ये था, क्या बोलते हैं हमारा, कौन सा फाइल था ये, एक मिनट, सेव डेटा डॉट पीएचपी। तो सेव डेटा डॉट पीएचपी हमने क्यों उसको कॉल किया था कि जो हम डेटा दे रहे हैं फ्रंट एंड से वो हमारे बैकएंड में जाकर के स्टोर हो जाए। तो उसने पहले तो इतने दूर में उसने कनेक्शन बनाना है, ठीक है, कनेक्शन बना लिया। उसके बाद क्या करेगा, कुछ वेरिएबल्स को वो डिफाइन करेगा, जैसे नेम ईमेल मैसेज, नेम ईमेल मैसेज, ये तीन को डिफाइन किया। और बोलता है कि पोस्ट मेथड से, जो आपने पोस्ट मेथड से इसको भेज दिया था, उसको क्या करेगा वो, पोस्ट मेथड से जो भी वैल्यूज आए रहेंगे, नेम का वैल्यू, ईमेल का वैल्यू और मैसेज का वैल्यू, इन तीनों को इस वेरिएबल्स के अंदर डाल दो। ठीक है, इन सब वेरिएबल्स में मैंने क्या किया कि जो भी वैल्यूज आए थे उन सबको यहाँ पर डाल दिया। और एसक्यूएल के अंदर मैं एक एसक्यूएल का यहाँ कमांड लिखता हूँ। अब तुमको ये कमांड लिखने आना चाहिए, अगर आपको एसक्यूएल नहीं आता तो थोड़े बहुत उसके बारे में आप देख लो, बहुत ईजी होता है, सिंपल है ना, कि थोड़े बहुत उसके बारे में आपको देख लेना है। कि मैं जो कमांड यूज कर रहा हूँ उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कि हमने जो भी नेम ईमेल मैसेज लिए हैं, मुझे क्या करना है, उसको एक अपने टेबल में इंसर्ट करना है। अब हमने टेबल क्या बनाया था, यहाँ पर टेबल का नाम क्या था, यूजर डेटा था, है ना। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने प्रैक्टिस के अंदर क्या किया था, यूजर डेटा नाम का एक टेबल बनाया था। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि एसक्यूएल का कमांड लिख रहा हूँ यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर, इंसर्ट इनटू डेटाबेस का जो टेबल नेम रहेगा, वो टेबल नेम यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो टेबल नेम क्या था हमारा, यूजर डेटा। ठीक है, यूजर डेटा को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि जो भी मेरा पर्टिकुलरली इस डेटाबेस के अंदर, प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर जो भी यूजर डेटा नाम का टेबल रहेगा, उस टेबल में मुझे क्या चाहिए, उस टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स रहेंगे, उस टेबल के ऊपर कोई कॉलम्स रहेंगे, उस टेबल का कॉलम्स में नेम्स में, ईमेल में, मैसेज में और डेट टाइम्स में, ये सब वैल्यूज को ले जा करके इंसर्ट कर दो, है ना। ये सिंपली, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आप कमेंट में बता दो चैट में, तो मैं इसको और सिस्टमेटिक वे में बता देता हूँ। ठीक है, कि आपने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया एसक्यूएल, उसके अंदर आपको क्या किया, आपने एक एसक्यूएल का कमांड लिखा कि आपको एक इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। किस टेबल के अंदर आपको परफॉर्म करना है, यूजर डेटा के अंदर। ठीक है, जो कि क्या क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको, नेम्स वगैरह आप प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन क्या करेगा वो टेबल में जाएगा और टेबल का कॉलम्स में नेम्स में नेम को ले जा करके इंसर्ट कर देगा। ठीक है, ये आपका जो भी कॉलम्स रहेगा, कॉलम नेम रहेगा, उसके अंदर आपको ये वैल्यू को ले जा करके इंसर्ट कर देगा। ईमेल के अंदर वो ईमेल को ले जा करके इंसर्ट करेगा। फिर मैसेज के अंदर इस पर्टिकुलर मैसेज को ले जाकर इंसर्ट करेगा। और डेट टाइम के अंदर पर्टिकुलरली ये जो करंट टाइम स्पेन रहेगा उसको ले जा करके वो इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया कि अपने डेटाबेस से कनेक्शन बना लिए, और कनेक्शन बनाने के बाद में हम कुछ वैल्यूज को जो हमने पोस्ट मेथड से फॉर्म से भेजा था, उस वैल्यू को हमने पहले यहाँ पे रिसीव किया, और उसके बाद में कुछ वेरिएबल्स में उसको स्टोर किया। हम डायरेक्टली ये भी यहाँ पर लिख सकते थे, पोस्ट नेम, पोस्ट ईमेल, पोस्ट, ये डायरेक्टली है ना, इन सब चीजों को हम वहाँ पर यूज कर सकते थे। बट कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सिस्टमेटिक कोड हो, इसकी वजह से हमने एक नया वेरिएबल्स डिफाइन करके पोस्ट मेथड से आने वाले हर एक चीज को यहाँ पर लिख लिया, और इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके मैंने क्या किया, उसको टेबल में डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे ही, अब ये तो चीज बैकएंड में हो रहा है, सामने वाले बंदे को कैसे पता चलेगा कि हाँ मैंने जो डेटा डाला है वो इंसर्ट हो गया है। हम उसको ना, अब देखो जावा स्क्रिप्ट आप पीएचपी के अंदर कैसे लिख सकते हो, वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक ग्लिम्स डाल दिया है, देख लेना आप। कि अगर मेरा कनेक्शन के अंदर जो मैंने क्वेरी लिखा है, ठीक है, ये क्वेरी जो मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा क्वेरी है एसक्यूएल का, अगर वो ट्रू होता है तो, ट्रू मतलब होता है कि जो भी मैंने उसके अंदर वैल्यू डाले थे वो ट्रू है, मतलब जो मैंने डाला वो एक्चुअली परफॉर्म हो गया, इंसर्ट हो गया डेटाबेस में, तो इको कराएगा। क्या इको कराएगा, स्किप, इसके अंदर मैं डालता हूँ, स्क्रिप्ट डालता हूँ, फिर अलर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। अलर्ट आपको पता रहेगा कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो ऊपर से आपको एक अलर्ट मैसेज आता है ना। तो वो वाला अलर्ट मैसेज हम यहाँ पर डालेंगे कि अब क्या होगा कि एक मिनट, मैं फॉर्म्स में आपको जाके दिखाता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश फॉर्म्स में मैं गया तो मुझे ये फॉर्म्स दिख रहे हैं। तो जब भी मैं यहाँ पे पूरा डेटा वगैरह इंसर्ट कर लूंगा ना, तो मुझे क्या होगा, कोई और पेज तो इसके आगे दिखेगा नहीं, तो मुझे यहाँ से एक अलर्ट मैसेज ऊपर से प्रॉम्प्ट होकर के आ जाएगा, जो कि मुझे बताएगा कि हाँ जो भी आपने डेटा इंसर्ट किया है वो डेटा आपका सक्सेसफुली स्टोर हो गया आपके डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा। ठीक है,
तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये अलर्ट यूज किया है जो कि अपना जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। तो आप इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के कोड को भी पीएचपी में एम्बेड कर सकते हो। ठीक है, ये सब पॉसिबल हुआ जब पीएचपी 8 वाला वर्जन आया था। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में हमने क्या किया है कि अगर मान लेते हैं कि इंसर्ट हुआ तो ये वाला मैसेज करना, अगर क्वेरी हमने सही से जो किया है सब कुछ अच्छे से परफॉर्म हो गया तो हमको ये वाला अलर्ट मैसेज आना चाहिए। वरना अलर्ट के अंदर हमको क्या आना चाहिए, जो भी हमारा एरर है वो हमारे अलर्ट मैसेज के अंदर एरर मैसेज आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम अभी परफॉर्म करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ भी पूछना है तो वो बिंदास पूछ सकता है। ठीक है, मैं ये कोड पेस्ट कर देता हूँ आपके कमेंट में। इस तरीके से आप कनेक्शंस वगैरह बना सकते हो, अपने फॉर्म्स का डेटा आप बैकएंड में लेके जा सकते हो। ठीक है, अ, मैं ये फॉर्म्स का जो भी ये रहेंगे मैं ये भेज देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने आपको पीएचपी के कोड भेज दिए जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म का कनेक्शन बना सकते हो। ठीक है, सिंपल है, हमने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उसके थ्रू हमने अपना डेटाबेस का कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश किया। और एक बार कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो गया तो हम उनको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दे करके अब हम क्या करेंगे कि अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो अब हमारा एकदम अच्छे से ट्रांजेक्शन होगा, कन्वर्सेशन होगा हमारे डेटाबेस के बीच में और फ्रंट एंड के बीच में। तो अब हम इसको परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में वैल्यूज आ रहे हैं क्या। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर मैं क्या करता हूँ, वेलकम डॉट पीएचपी को ना लेकर के इस बार मैं सेव डेटा डॉट पीएचपी को कॉल करता हूँ। ठीक है, सेव डेटा डॉट पीएचपी को मैं कॉल करता हूँ, मेथड वगैरह सब वही रहेंगे। ओके, क्लास डिलीट हो गई, कुछ इशू ना हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, प्रैक्टिस में ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब बस मुझे क्या करना है, एक बार इसको फॉर्म को रिफ्रेश मारना है, फिर उसके बाद में यहाँ पर डेटा डालना है। तो फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ ऋषि शिव गुप्ता ईमेल आईडी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर डाला और मैसेज में लिख देता हूँ कि आई हैव डाउट। इस तरीके से मैंने कुछ मैसेज लिख दिया और जैसे ही मैं इसको सबमिट को परफॉर्म करूंगा, यहाँ पर मुझे क्या लिख के आ रहा है, वेलकम टू दी ऑनलाइन इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, और मतलब यही चीज मैंने उसके अलर्ट मैसेज में डाला था। इसका मतलब अगर आपको ये चीजें आ रही है तो आपका कनेक्शन भी अच्छे से एस्टेब्लिश हो गया है, आपने जो डेटा डाला है वो आपके डेटाबेस में जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने किया, यहाँ पर ओके कर दो तो आपको वापस से फॉर्म आ जाएगा, सो दैट आपको अगर कोई और क्वेरी रहे तो आपको वहां पर दिख जाए। तो मैं यहाँ पर चलूंगा, ब्राउज में चलूंगा। ठीक है, देखो हमने जो डेटा वहां पर डाला था, क्या डाला था, ऋषुल गुप्ता, और जो भी उसका ईमेल आईडी था और क्या मैसेज था, आई हैव अ डाउट, ये मेरे डेटाबेस में आ रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इस पॉइंट में आपने अच्छे से अपने फ्रंट एंड से जो भी डेटा था उसको आपने क्या किया, बैक एंड के थ्रू अपने डेटाबेस में पहुंचा दिया। ठीक है, ये एक मेजर टास्क रहता है कि क्वाड ऑपरेशन के अंदर कि आपको जो भी डेटाबेस में आप फ्रंट एंड में डालोगे वो बैक एंड में आना चाहिए। तो वो मेरे डेटाबेस में आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, सिंपल से इतने से ही सिर्फ आपको पीएचपी के कोड लिखने हैं, है ना, जिसके वर्ड टू वर्ड मैंने बता दिए कि इससे क्या सिग्निफिकेंट है, क्यों है, और मैंने कमेंट में वो कोड भी डाल दिए। अगर आपको अपने एंड में परफॉर्म करना है तो आप उसको भी कर सकते हो, और जो भी डेटा रहेंगे वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम एक और करके देखते हैं। ठीक है, कैंसिल, ठीक है, वेलकम डॉट पीएचपी था, देखो फॉर्म को आना। ठीक है, ये मेरा फॉर्म है, मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल रंजीत ये मैं डालता हूँ। और अगर यहाँ पर अगर आप ईमेल का फॉर्मेट नहीं करते हो तो वो भी इशू आ जाएगा क्योंकि आपने वो टाइप ईमेल सेलेक्ट किया हुआ है फॉर्म के अंदर। ठीक है, इस तरीके से, और जो भी आपको मैसेज रहेगा कि इस तरीके से आपको जो भी मैसेज रहेगा आप सबमिट पे क्लिक कर देना, वेलकम टू दी ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, इस तरीके से आपका डेटा जो रहेगा इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। हमने रिफ्रेश मारा डेटाबेस को, ये देखो हमारा तीसरा डेटा भी आ गया। ठीक है,
यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। एनीवन हैव एनी डाउट? एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करो, यस एंड नो, कुछ तो इनपुट दो। ऑडिबल हो ना मैं, रिशुल? हाँ हाँ ऑडिबल है। अभी एक जन का मैसेज आया है फोन में, पार्थ सिंह करके, उसने बोला नो डाउट। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो आया मुझे भी डायरेक्ट मैसेज कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ भी ऐसा छोटा मोटा क्वेरी भी रहे कि हाँ, या फिर रिलेटेड टू कि कैसे ये सब पूरा लैंग्वेज वर्क कर रहा है, अभी भी आर्किटेक्चर नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत, तो वो मैं बता सकता हूँ वापस अगर कुछ रहे तो। मैं क्या करता हूँ, पूरे कोड को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जो भी कोड था इसका। लुक्स वगैरह तो आप देख सकते हो कहीं पर भी, कोई भी आप इसके लिए कोई भी आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी फॉलो कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है, तो मैं आपको डेटा जो भी इसका कोड है मैं वो आपको दे देता हूँ। वैसे ऑब्वियसली मैंने फॉर्म्स वगैरह को दे दिए हैं, तो और असाइनमेंट जो भी रहेंगे आपके जीसीआर वगैरह पे मैम असाइन कर देगी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, इफ एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट, और अदरवाइज वी कैन एंड दिस सेशन। हेलो अभिषेक, पार्थ इज टेलिंग दैट कैन यू शेयर दिस फाइल। एंटायर फाइल, जिप फाइल ऑफ दिस? या ओके ओके। सो आपका जो भी, एक सेकंड मैं इसको जिप फाइल बना देता हूँ ये। अच्छा, मैंने जिप फाइल डाल दिया है, आई थिंक। एक मिनट, शायद वो मैम को डायरेक्ट मैसेज चलेगा, ठीक है, मैं वापस से कर दे रहा हूँ। मिला क्या फाइल? फाइल मैंने डाल दिया, ओपन कर दिया एवरीवन पे। हेलो? ओके ओके ओके। सो जिसको भी चाहिए रहेगा फाइल यहाँ से जो भी रहेगा फाइल्स आप देख लो, कोड वगैरह आपको देखना है, ठीक है। एंड आफ्टरनून में आप वो सब करके आओ, जो भी साइन होगा आपको, तो फिर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लेकर के आओ कुछ, वहाँ पर हम देखेंगे।